नमस्ते हरिहर। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया मजे में होंगे। चलिए, तो हम लोग आज का पद्मनाहर जी ने जो कंटेंट भेजा है उसको पढ़ने के साथ शुरुआत करेंगे सत्र की। अरे वाह बसंत भैया, आपका मैसेज देख रहे हैं, आपके प्रश्न मेरे पास आए हुए हैं। बढ़िया। ये प्रश्न अभी देखिए, पापा आते हैं थोड़ी देर में तो शुरू करेंगे प्रश्नोत्तरी। हाँ दीदी, नमस्ते हरिहर। है ना। नमस्ते। नमस्ते। ये पर्सन, कल दीदी सेशन सुना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। तो ये पर्सन भी आराम से न बना लिए, नहीं तो आप पूछते तो यहाँ एकदम नहीं बताया जाते क्या क्या। है ना, हाँ तो बसंत इसलिए। भैया, ये इसमें हमारी और आपकी है ना एक रुकता है इस बात में। मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि जो पाचन के साथ है ना, जैसे आप बढ़िया से कौर चबा चबा के खाते हैं तो आपका पाचन बहुत बढ़िया होता है ना। ये हम सब सुनते हैं, मैंने ये महसूस किया है जब रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो हम्म, कंटेंट पचता बहुत अच्छे से है। आपको हाँ कैसा लगता है ये बात? हाँ दीदी, कुछ ऐसा ही है ना। हाँ, क्योंकि मैं ना वापस रिकॉर्डिंग में ना पीछे आगे हो सकती हूँ, लेकिन जब यहाँ पर कोई प्रबोधक बोल रहे होते हैं या कोई व्यक्ति बता रहा होता है तो आप उसमें मतलब नहीं पूछ सकते, क्योंकि अदरवाइज उसका फ्लो बिगड़ जाता है। तो मुझे आज। हाँ, तो मैं रिकॉर्डिंग से समझना प्रेफर करती रही हूँ खुद भी। और ये बात भी आपकी सही, जैसे आपने ना कहा ये प्रश्न बन तो, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, आप जैसे जैसे खाते जाते हो वैसे वैसे एक तो ठीक से खाते हो, फिर ठीक ठीक से पचाते रहते हो, साथ में चबाते रहते हो जो कौर होते हैं जो आपके मुंह में। तब क्या होता है, कनेक्टिविटी भी वैसे ही बनती जाती है जब आप उसको सुन रहे होते हो रिकॉर्डेड सेशन को। अच्छा ये कहा गया था, वो वाली बात ऐसी थी, हाँ वहाँ। जबकि जब हम ऐसे सुनते हैं तो ध्यान जो है वो बात क्या कही जा रही इतना ही सुनने में लगा रहता है। तो मैंने एक ये भी चीज पाई है, इसलिए ये इतनी सारी बातें करने का यहाँ पर प्रयोजन ये था कि कंटेंट जो है ना जितना, क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज का कंटेंट हमको मिलता है ना, तो उसको धीरे 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 ट्रांसफार्मर के द्वारा पचा लेना चाहिए, है ना। तो हम्म। रिकॉर्डिंग्स आर अ मस्ट टू लिसन। और आप देखेंगे आपकी गति बहुत तेज हो जाएगी, एक ही सत्र में आपको लगेगा कि अरे बहुत सारी क्लैरिटी आ गई, है ना। हाँ, ठीक बोल रहे हो दीदी, ऐसा ही हो रहा है कि हाँ। एक फ्लो में जब हम सुनते हैं उस समय एक रोमांच रहता है ना, एक हाँ। उत्साह बना रहता है, लेकिन जब उसको कंटेंट को बार बार सुनने से वो है ना कुछ गहराई में पकड़ में आता है। हम्म। तो सब बातें एक समय में सुनने में तो पकड़ में भी नहीं आती, एक फ्लो समझ में आता है कि किस फ्लो में बात जा रहा है ना। हाँ। हाँ, कुछ ये ऐसा सही ही। बात है। और कई बार अगर आप किसी सत्र में खुद भी बैठे होंगे और बातें हो रही होंगी, है ना, आप उस समय सुन भी रहे होंगे, मतलब लिटरली आप, ऐसा नहीं कि आपका ध्यान भटक रहा है, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको ये समझ में आता है कि जब वो बोली जा रही थी तो आप यहाँ से ही केवल सुन रहे थे, आप उसको उस समय प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे ब्रेन में। फिर एक समय के बाद आपकी योग्यता बन जाती है और आप उसी कंटेंट को जिस सत्र में आप खुद बैठे हुए सुन रहे थे, है ना, वो अनप्रोसेस्ड रहता है। और फिर वो आपकी योग्यता बनने के कारण आप उसको और बढ़िया प्रोसेस कर पाते हैं। ये भी मैंने महसूस किया है। है ना। तो गोइंग थ्रू द सेशंस ओवर एंड ओवर रियली हेल्प्स। ये एक बढ़िया बात दीदी। है शुरुआत में। चलिए बढ़िया, सभी को नमस्ते हरिहर। कंटेंट को आज पढ़ लिया जाए जो पद्मनाहर जी ने रखा है, फिर हम आज के अध्ययन सत्र को शुरू करेंगे। और भी लोगों के जो प्रश्न हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर मानव चारों अवस्थाओं को उन उनके, मतलब हर जो चार अवस्थाएं हैं, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, उन उनके स्वभाव, गति, प्रतिष्ठा को जानने, मानने, पहचानने, निर्वाह करने योग्य है। साथ ही रासायनिक, भौतिक रचना विरचना को स्वीकारने और जीवन के अमृतत्व को समझने, स्वीकारने योग्य और सत्य बोध पूर्ण होने योग्य और अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित करने कराने योग्य है। कह रहे हैं कि हर एक मानव जो है वो जो चारों अवस्थाओं को समझने के काबिल है ना। ये सारी बातें उसको समझ में आ सकती हैं, हर एक मानव को। ये नहीं बोला कि हर एक अनुभव संपन्न मानव को,
ठीक है, कह रहे हैं हर एक मानव को ये हो सकता है ना। रासायनिक भौतिक रचना विरचना जो होती है इसको भी देख सकता है, समझ सकता है ना, और सत्य बोध पूर्ण होने योग्य है ना। प्रत्येक जो बालक है या प्रत्येक जो मानव संतान है वो सत्य बोध हो सके ऐसी योग्यता उसमें रखी हुई है, ये ताकत उसमें रखी हुई है। और अनुभव मूलक विधि से प्रमाणित करने कराने योग्य, मतलब समझे हुए को समझा सकता है, सीखे हुए को सिखा सकता है, करे हुए को करा सकता है, और वो दूसरे साइड पे भी खड़ा हो सकता है। मतलब जिसका किसी का समझा हुआ है तो समझ सकता है, किसी के द्वारा सीखा हुआ है तो वो सिखा रहा है तो सीख सकता है, किसी ने किया हुआ है वो करके सिखा, ये करना सिखा रहा है तो वो इस तरीके से कर भी सकता है, दोनों पक्ष में खड़ा है। ये बात ठीक। इन्हें अनदेखी करते हुए, शरीर को ही जीवन समझते हुए, समझदार होने का दावा करते हुए इस पर लिए गए निर्णयों के अनुसार स्थापित किए गए परंपरा अथ से इति तक भ्रम है। इतनी सुंदर बात है ना। अभी तक जो परंपरा एक हम लोग जब अभी पढ़ रहे थे ना, अभी काफी दिन से पठन नहीं हुआ हमारा, लेकिन उसमें कहा था ना बाबा जी ने कि अभी जो इंसान है वो अभी आदम ही है ना, आदमी है। आदम मतलब जैसा प्रिय हित लाभ या संवेदनाओं के साथ या चार विषय के साथ शुरुआत किया था, उस स्तर पे यदि देखेंगे तो अभी तक हम आदमी ही हैं, आदमी जात है, मानव जाति हो नहीं पाए, मानवीयता नहीं आई है ना। तो ये शरीर विधि से जब चलते रहते हैं तो ऐसा ही होता है। इतना ही नहीं, शरीर को ही जीवन समझाने के क्रम में ही मानव को जीव जानवर संबोधित किया, यह अत्यंत भ्रम और गलती है। तो चाहे भौतिकवाद हो चाहे आदर्शवाद हो, दोनों ही जगह मानव को जीव जानवर मानकर ही मतलब भौतिकवाद में तो सीधा जानवर बोल दिया, और जो आदर्शवाद उसमें जीव बोला गया। कह रहे हैं यह अत्यंत भ्रम और गलती है, जबकि जीवन और शरीर के सह अस्तित्व में ही मानव परंपरा वैभवित है ना। तो बाबा जी बोलते हैं शिक्षा में अभी क्या नहीं हुआ, तो शरीर मान करके अध्ययन हुआ है मानव का, है ना। जो चैतन्य पक्ष है उसका अध्ययन नहीं हुआ है, चैतन्य पक्ष होने की आवश्यकता है। कल के सत्र में एक बात बहुत जबरदस्त मेरे को लगी थी, वो ये कि जब हम शरीर मान करके स्वयं को चलाते हैं ना, तो जो हमारी भाषा जो गढ़ी हुई है वो भी परिवर्तनशील जो कार्यक्रम है उसके ही हिसाब से ही पूरी भाषा गढ़ी हुई है। तो ऐसे परिवर्तनशील संकेतों के आधार पर चलते हुए जो जीवन है वो नित्यता, निरंतरता, अखंडता, एक सूत्रता है ना, इसको वो जो जीवन या क्रिया है या जो चैतन्य क्रिया है वो पकड़ नहीं पाती। ये बात मुझे ना कल काफी मतलब अभी तक मुझे वो भेद रही है कि अब आप विचार कीजिए कितनी बड़ी बात है कि भाषा जो है यदि ठीक नहीं है तो भाषे का ही नहीं, सत्यभाष ही नहीं हो रहा है। चलिए बढ़िया। तो अपने जो भी प्रश्नों के साथ तैयार हो जाइए, पापा आ चुके हैं। स्वागत है पापा। बसंत भैया कुछ प्रश्न लिख करके उन्होंने भेजे हैं, मैं पढ़ देती हूँ, फिर वहां से हम सत्र को शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि दीदी कल का सेशन बहुत सार्थक रहा, इसके लिए सबका आभार। कल के सेशन में कुछ प्रश्न बने हैं। पहला प्रश्न, शरीर के बिना जीवन का प्रतिबिंबन विधि से देखना, इसका क्या मतलब है ना। शरीर के बिना यदि शरीर नहीं है तो जीवन जो है वो प्रतिबिंबन विधि से देख पाता है, कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, इसको खोल दिया जाए थोड़ा। शरीर के बिना व्यापक के सह अस्तित्व में एक जीवन दूसरे जीवन की परस्परता में क्या होता है। अगर मैं ठीक, वैसे बसंत भैया यहाँ स्वयं भी हैं, तो यही है कि यदि शरीर नहीं है तो व्यापक के सह अस्तित्व में एक जीवन और दूसरे जीवन की परस्परता में क्या होता है, इसको जानना चाहते हैं। बिना शरीर के जीवन का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है ना। बिना शरीर के जीवन का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जो ऐसे जीवन है, जो ऐसी चैतन्य क्रियाएं हैं जिनके पास शरीर नहीं है, क्या हमारे लोगों पर, हम पर है ना, जो स्वस्थ शरीर है उनका उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और बिना शरीर के जीवन में जीवन क्रिया की क्या स्थिति होती है, ये जानना चाहते हैं कि यदि शरीर हाँ, शरीर है ही नहीं तो जीवन क्रियाओं की क्या स्थिति रहती है, वो कुछ एक्टिव है, नहीं सक्रिय है, अक्रिय है, क्या है। आखिरी में कह रहे हैं क्या जीवन अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, मतलब शरीर यदि नहीं है तो क्योंकि पांच संवेदनाओं से ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ ही रहा है, तो कह रहे हैं क्या जीवन अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। ये इस प्रकार के प्रश्न बने कि
शरीर के बिना जीवन की क्या स्थिति है, और व्यापक में एक दूसरे से जुड़ाव के रूप में जीवन क्रियाओं के रूप में क्या स्थिति बनी रहती है। शरीर नहीं रहता तो जीवन क्रियाएं अक्रिय हैं, सक्रिय हैं, क्या स्थिति है। ठीक है, चलिए, स्वागत है पापा। हाँ सुनते हैं हमसे। अनम्यूट कर लीजिए पापा अपने आप को। एक एक प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, शरीर के बिना जीवन का प्रतिबिंबन विधि से देखना, इसका क्या मतलब है। ये बिल्कुल सिंपल बात है। हर इकाई दूसरी इकाई पे प्रतिबिंबित रहती ही है ना। तो इसलिए जीवन भी एक इकाई है, इसलिए जीवन में प्रतिबिंबन बना रहता है। प्रतिबिंब वस्तु नहीं होता है, बस प्रतिबिंब प्रतिबिंब है। जो वस्तु की समझ है वो उसके रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ होती है। रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ वस्तु को समझना जो है वो शरीर के साथ ही होता है। जो भी हम लोग ये पढ़ भी रहे थे कि चारों अवस्थाओं को उनके स्वभाव गति प्रतिष्ठा को जानने मानने पहचानने निर्वाह करने का अधिकार है। मानव को है, सर्व मानव को है ना। ये सर्व मानव को बाबा जी ने इसलिए लिखा है, या मानव को है ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि परंपरा में ऐसा कहा गया था कि लाखों करोड़ों में से कोई एक आध को ही आत्मबोध होता है ना। हाँ जी। दूसरी बात ये कहा गई, कुछ परंपराओं में ऐसा भी कहा स्त्रियों को नहीं होता है। जैसे जैन परंपरा में, कुछ दिगंबर जैन परंपरा में लोग ऐसा मानते हैं कि जब तक वो स्त्री रूप में है तब तक उसको जो उनकी सर्वोच्च स्थिति है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। तो स्त्री को अगले जन्म में पुरुष के रूप में जन्म लेना होता है जी। यहाँ पर बाबा जी कह रहे हैं कि हर मानव समझ सकता है जो बात की गई है ना जी। तो ये एक नई उम्मीद पैदा हुई है मानव जाति में इस दर्शन के आधार पे कि हर मानव समझदार हो सकता है, हर मानव अनुभव संपन्न हो सकता है, हर मानव समझ सकता है। न केवल प्रकृति को समझ सकता है, जीवन के अमृत को भी समझ सकता है ना। जी। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो यही है कि प्रतिबिंबन विधि से हर वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर प्रतिबिंबित रहती ही है। यानी एक ही वस्तु के ऊपर अनंत वस्तुएं जो है प्रतिबिंबित रहती है ना। तो जीवन एक इकाई है, तो जीवन में भी सभी प्रतिबिंब बने रहते हैं। लेकिन यदि जीवन में जागृति नहीं है तो अनंत प्रतिबिंबों को समझ पाना जीवन के लिए संभव नहीं होता है। लेकिन यदि कोई जागृत जीवन है तो उसमें से किस प्रतिबिंब को समझना है उसको समझ सकता है ना। ये एक अंतर है। जैसे हम स्वप्न का विश्लेषण नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्वप्न में प्रतिबिंब बनते बिगड़ते रहते हैं ना। लेकिन यदि हम जागृति के बाद कोई स्वप्न होता है उसका विश्लेषण कर पाते हैं। परंपरा में भी उसको ये कहा है कि स्वप्न जागृति एक शब्द का उपयोग किया है, मतलब स्वप्न में जागृत हो जाना। तो स्वप्न हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है जब हम अजागृत रहते हैं, है ना। जागृति के बाद स्वप्न जो है वो नियंत्रण में आ जाता है, ऐसा परिकल्पना है वहां पे। लेकिन इसको आसान तरीके से समझा जा सकता है कि जागृति के बाद हमारी कल्पनाशीलता पे हमारा नियंत्रण होता है। अजागृति में कल्पनाशीलता पे नियंत्रण नहीं रहता है, चाहे शरीर हो या शरीर ना हो, दोनों स्थितियां हैं ना। मुझे लगता है कि पहले प्रश्न का उत्तर तो आ गया। इससे इसमें कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं इससे जुड़ा। बसंत भैया हैं ही, वो खुद ही बता सकते हैं। हाँ दीदी, ये भैया ने प्रतिबिंबन वाला जो बताया उससे तो ये स्पष्ट हुआ ही है कि कुछ कि मानव के जीवन में जो हर तरफ इकाई है उसका एक प्रतिबिंबन है।
और मैं यहाँ ये पूछ रहा हूँ भैया कि क्या ये जो प्रतिबिंबन है, इससे जो हम सूचना ले रहे हैं, इसमें पहचानने से भी कुछ जुड़ता है क्या? भाई प्रतिबिंबन है जब पहचानना पहचान। और निर्वाह करना शरीर के साथ होता है, जानना मानना जीवन में होता है। ऐसा जानने मानने से रिलेटेड ये बात है। तो पहले हम पहचानते निर्वाह करते हैं, क्योंकि जब मानव जन्म लेता है ना, तो जन्म लेते ही वो वातावरण के संपर्क में आ जाता है, और इसीलिए उसमें सबसे पहली जो क्रिया होती है वो पहचानने निर्वाह करने की रहती है। वो ठंडी गर्मी आदि को पहचानता है, भूख को पहचानता है ना। फिर धीरे धीरे वो संबंध को पहचान लेता है ना। माँ के संबंध को सबसे पहले पहचानता है, स्वीकार करता है ना। और इसके बाद पहचानने निर्वाह करने के साथ जानने मानने की क्रिया भी शुरू हो जाती है। तो बाकी संबंधों को पहचानता है और फिर धीरे धीरे उन संबंधों को जानना मानना होता है। यदि संबंधों के प्रति परिवार में जागृति रहती है तो संबंधों का जानना मानना भी होता है। यदि संबंधों की जागृति नहीं रहती है परिवार में, तो फिर पहचानना निर्वाह करने के आधार पे ही क्रियाकलाप चलता रहता परिवार में। ठीक है। हाँ ठीक ठीक है भैया जी। ठीक। और कोई तीसरा प्रश्न था? दीदी इसमें आपके पास ही लिखा हुआ मैंने जी भेजा जी है ना। जी। तो मुझे लगता है प्रतिबिंबन शब्द विलास भैया पूछ रहे थे, इसका क्या अर्थ है? इमेज फॉर्म रहती है बेसिकली। मतलब तो पापा अगर देखा जाए एक तरीके से हम सभी के भीतर है ना, जो अभी तक का क्योंकि व्यवस्था में भागीदारी करते हुए ही हम गठन पूर्ण हुए हैं, तो सभी प्रकार के व्यवस्था में भागीदारी करते हुए सभी प्रकार के प्रतिबिंब हमारे पास हैं ही, हाँ, है उसी ना? को तो इन्फॉर्मेशन बोले। हाँ, बहुत इन्फॉर्मेशन मतलब। का जो, जिसको कहें कि ग्लोबल नेटवर्क है ना। हम्म। आज की भाषा में सही बात है। गूगल है या एआई है, हम्म। वो प्रतिबिंबन विधि से सबके अंदर बना रहता है ना। बना रहता है। जब बहुत किसी बढ़िया। प्रतिबिंब पे फोकस करता है, हम्म। वो प्रतिबिंब जो है स्थिर होने लगता है ना। हम अभी भी आंख से जब हम किसी चीज को देखते हैं, जैसे हम कमरे में घुसते हैं, एक कैजुअलनेस रहती है ना। हम्म। हमको कोई चीज दिखती नहीं है। फिर जब हम किसी पे फोकस करते हैं तब वो दिखना शुरू होती दिखती है। है। जितना बिल्कुल। जितना हम फोकस करते जाते हैं, वस्तु उतनी स्पष्ट होती जाती है ना। तो ऐसे ही आप मान लीजिए कि जैसे आंख पे सभी प्रतिबिंब पड़े ही रहते हैं ना। हम्म। तो जिसमें ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज दिखने लगती है ना। और आंख में कुछ ऐसी व्यवस्था है, यांत्रिक व्यवस्था है, कि वो फोकस कर लेती है ना। उसकी जो अंदर के जो लेंस होते हैं और जी। उसके पीछे का जो रेटिना होता है, उन दोनों के बीच में मूवमेंट होता है ना। उससे वो हम्म। फोकस बिंदु पे केंद्रित हो जाते हैं ना। सही बात है। तो ऐसे ही जीवन में भी होता है। जीवन किसी भी चीज पे फोकस करता है। जैसे मान लीजिए हम अपने पिताजी को याद करते हैं, हम्म। तो हमारी अपने पिता की स्मृतियाँ हमारे फोकस में आ जाती है। हम्म। जब हम याद नहीं करते हैं तो बैकग्राउंड में पड़ी रहती है ना। ऐसी अनंत सूचनाएं जो हैं हमारे बैकग्राउंड में पड़ी रहती हैं। जब वो याद करते हैं या वो रेफरेंस आता है, तब वो हमारे अ, पटल पे आ जाती है ना। हम्म। चित्त के पटल पे उभर के आ जाती हैं। जैसे हम कई शहरों में जाते हैं, तो उन शहरों की स्मृति आमतौर पे नहीं रहती है, लेकिन जब हम हम्म। जगह से गुजरते हैं या उस घर के पास से गुजरते हैं या गार्डन से या किसी दुकान से गुजरते हैं, तो चीजें याद आ जाती हैं, है ना। सही बात है। तो मेमोरी में रहती हैं, मेमोरी से गायब नहीं रहती हैं, मेमोरी में रहती ही है। सही बात। बढ़िया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं।
शरीर के बिना व्यापक के सहअस्तित्व में एक जीवन का दूसरे जीवन की परस्परता में क्या होता है? यदि भ्रमित जीवन है तो कुछ नहीं होता है, एक दूसरे का भ्रम प्रतिबिंबित रहता है एक दूसरे के ऊपर। यदि जागृत जीवन है तो एक दूसरे की जागृति एक दूसरे पर प्रतिबिंबित रहती है ना, ऐसा है। जागृत जीवन का प्रतिबिंब यदि उसको स्मरण करते हैं ना, स्मरण हम कब करते हैं और कैसे करते हैं? जब वो शरीर में रह के जो उन्होंने विचार आचरण व्यक्त किए होते हैं, हाँ। उसी का स्मरण होता है। जैसे हम बाबा जी को स्मरण करते हैं, अपने दिवंगत माता पिता को स्मरण करते हैं, तो जब हम स्मरण करते हैं तो उनकी स्मृतियां साथ में आ जाती है ना, इसीलिए उनको संस्मरण भी बोलते हैं ना। तो संस्मरण है, वो एक प्रकार से उनका स्मरण करते हैं। तो स्मरण पूर्वक प्रभाव जो है हमको आता है, हमारे ऊपर आता है। हम जिसकी भी याद करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर, उसके साथ जो विचार व्यक्त किए होते हैं, चर्चा की हुई होती है, व्यवहार का निर्वाह किया होता है, कोई कार्य किया होता है, कोई चीज सीखी होती है ना, वो प्रभाव स्मृति का उसके साथ रहता है। जो जीवन का जो प्रभाव होता है उसके साथ स्मृति का योग होता है ना, क्योंकि केवल स्मृति नहीं रहती है, स्मृति के साथ जीवन भी रहता है ना। और यदि जागृत जीवन रहता है तो उसको स्मरण करने से, यदि उससे संबंधित स्मृतियां, इवन हम बाबा जी के साथ नहीं भी रहे हैं, यदि हमने उनके वांग्मय को पढ़ा है ना, तो वांग्मय की स्मृति उनकी स्मृति के साथ आ जाती है और उन स्मृतियों से हम प्रभावित होते हैं, प्रेरित होते हैं ना जी। यदि मान लीजिए गलत स्मृति होती है हम प्रभावित हो जाते हैं, सही स्मृतियां होती हैं तो प्रेरित हो जाते हैं। तो अच्छी स्मृतियां भी हमारे अंदर रहती हैं, लेकिन यदि वो समय से कार्य नहीं करती हैं तो हम प्रेरित नहीं रहते हैं ना। तो हमारी प्रायोरिटी यदि रहती है तो हम उससे प्रेरित रहते हैं। तो प्रेरणा को ग्रहण करना ये एक अभ्यास होता है ना। जीवन में सहज रूप से प्रेरणाएं रहती हैं, लेकिन प्रेरणा को ग्रहण करने का अभ्यास होता है। प्रेरणा को ग्रहण करने के लिए स्मरण शक्ति का उपयोग होता है ना। स्मरण पर ध्यान को केंद्रित करना, जैसे हम कोई चीज भूल जाते हैं, थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं तो थोड़ी देर में याद आ जाती है ना। खासकर एक उम्र के बाद और ज्यादा होने लगता है ना, एक आयु के बाद लोग नाम भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा फोकस करते हैं या थोड़ी देर में बात याद आ जाती है। तो इसका मतलब है कि जो ध्यान है या स्मरण करने का जो क्रिया है या प्रेरणा को ग्रहण करने की जो क्रिया है उसका अभ्यास लगता है। तो जितना जितना अभ्यास रहता है उतना उतना हम प्रेरणाओं को ग्रहण कर सकते हैं और सही स्मृतियों को जीने में अप्लाई कर सकते हैं, है ना। इसीलिए अध्ययन स्मरण पूर्वक होता है ना, बाबा जी ने स्मरण पूर्वक लिखा। अध्ययन का परिभाषा आपको याद होगा, अधिष्ठान के साक्षी में स्मरण पूर्वक। तो स्मरण नहीं है तो फिर अधिष्ठान का साक्षी भी नहीं हो पाते। तो अधिष्ठान का साक्षी का मतलब सह अस्तित्व के साक्षी में। अधिष्ठान आत्मा है, आत्मा ही सह अस्तित्व में है ना, सह अस्तित्व का प्रतिरूप है, इसलिए। बढ़िया। बीच में किसी को कोई प्रश्न बनता हो तो भी पूछ लें। ये प्रेरणा ग्रहण करने में जो अंतर होता है व्यक्ति में, जैसे ये समझ में आ जाता है कि ये जो कंटेंट है इससे ही मेरे जीवन में परिमार्जन होगा, सुख होगा, शांति होगी और जीना ठीक से हो पाएगा। ये कंटेंट इस तरह से पहुंच जाने के बाद भी फिर प्रेरणा में जो अंतर है कि कोई व्यक्ति तो अध्ययन में लगा ही रहता है और किसी की उतनी रुचि नहीं बन पाती है। तो ये
जो डिफरेंस है, ये भ्रम की जो अवस्था है उसका डिफरेंस है। हम जब तक लक्षित नहीं होते हैं ना, और हमारी प्राथमिकता नहीं बनती है, यदि हम लक्षित हो जाते हैं और प्राथमिकता बन जाती है, तो ये प्रक्रिया प्रभावशाली रहती है ना। तो लक्षित जैसे नहीं हो पाना, प्राथमिकता नहीं बन पाना, इसके पीछे क्या कारण रहते हैं? लक्ष्य को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे एक होता है कि हमको तर्क प्रभावित करता है, विचार प्रभावित करता है, सुनते रहते हैं, लेकिन हमने लक्ष्य तय नहीं किया है। हम अभी क्यों सुन रहे हैं, इससे हम क्या करेंगे अपने जीवन में, है ना, इस सूचना का हम क्या उपयोग करेंगे। यदि हम सूचना का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो केवल विचार विमर्श कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं ना, मनन कर रहे हैं, अभी कुछ लक्ष्य तय नहीं किया है कि हमको ऐसा जीना है। तो जब लक्ष्य तय हो जाता है तो प्रेरणा तेजी से ग्रहण होने लगती है ना। अभी लक्ष्य समझने का है तो समझने से संबंधित प्रेरणाएं आती है। जब जीने का लक्ष्य होता है तो जीने से संबंधित प्रेरणाएं आती है ना। मतलब लक्ष्य को कितनी स्पष्टता से देख पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रेरणा आती है। हम्म। ठीक बात। सही बात है। पहचान ही निर्वाह है ना। अगर एक तरीके से देखें, इसमें पहचान नहीं हो पाई, निर्वाह नहीं हो पा रहा, मतलब पहचान नहीं हो पाई। लक्ष्य भी तय नहीं हुआ, हाँ प्राथमिकता भी तय नहीं हुई। हाँ। लक्ष्य और प्राथमिकता तय हो जाती है तो बहुत गति आने लगती है। बहुत बढ़िया, ठीक। तीसरा है बिना शरीर के। कई लोग घूमते ही रहते हैं, बाजार में घूमते रहते हैं, उनका लक्ष्य और हाँ। प्राथमिकता तय नहीं रहती है, तो केवल घूमना ही रहता है। लक्ष्य और प्राथमिकता के साथ बाजार जाते हैं तो अपनी प्राथमिकता की वस्तु को क्रय कर लेते हैं, फिर अपना काम में लग जाते हाँ, मिल जाते, नहीं घूमते रहते हैं। सही बात है, विंडो शॉपिंग। हैं। चलिए ठीक है। बिना शरीर के जीवन पर, बिना शरीर के जीवन का मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है? हालांकि मुझे लगता है कवर हो गया काफी हद तक कवर हो इसमें। गया है, हाँ, फिर कह क्योंकि रहे जो भी जीवन हैं। का स्मृति रहता है वो उसके, जब मानव रूप में रहता है उसी का स्मृति रहता है। तो ये तो जब बिना शर हाँ जी जी, तो बोलिए बोलिए। हम उसको जब याद करते हैं तो स्मृति सहित याद होता है ना। हम्म उसके कार्य व्यवहार आचरण सबका जो स्मृति होता है ना, उसके साथ ही उसकी याद आती है। तो याद आती है यानी स्मरण में आता है, तो स्मरण से प्रेरणा ग्रहण होती है। हम्म जागृत जीवन जो है वो जो अजागृत जीवन है उसको चला सकता है ना, ऐसा लिखा। जैसे मानव जो है जानवरों को चला सकता है, नियंत्रित कर सकता है ना। हम्म तो मानव के अंदर ये क्षमता है कि मानव जो है वो अपने से कम जागृत का उपयोग कर सकता है ना। उसी प्रकार से जो जागृत जीवन है वो अजागृत जीवन को प्रेरणा दे सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं जागृति की। लेकिन साइमल्टेनियसली जागृति ग्रहण करने का स्वीकृति होना चाहिए। हम्म मतलब जो प्रेरणा ग्रहण करने का यदि स्वीकृति नहीं है, जागृति की प्रेरणा ग्रहण करने का स्वीकृति नहीं है, यानी अभी किसी जीवन में वो लक्ष्य नहीं बना है, वो प्राथमिकता नहीं हुई है, हम्म तो जागृत जीवन चाह के भी नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा। प्रेरणा ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि वो स्वीकार रिसीवर हाँ। रिसीव ही नहीं कर रहा है ना। सिग्नल को रिसीव करेगा तब काम करेगा ना सिग्नल। तो पहले अपने को संवेदनशील बनाना पड़ता है ना, बिल्कुल। निष्ठान्वित बनाना पड़ता है, प्रतिबद्धता के साथ प्रतिबद्ध बनाना पड़ता है ना। किसी हम्म को प्राथमिकता को निश्चित करना या लक्षित होना कह रहे हैं ना। तो अध्ययन पूर्वक जब हम निरीक्षण परीक्षण सर्वेक्षण कर लेते हैं ना, हम्म उसके बाद लक्षित होना होता है।
यानी जो निष्कर्ष निकाले हैं उनको हम दिशा देते हैं ना। जैसे मान लो हमको न्याय समझ में आ गया तो हम न्याय को फिर परिवार में अप्लाई करते हैं ना। जी। यदि परिवार न्याय समझ में आ गया तब हम उसको समाज में अप्लाई करते हैं। तो इसको लक्षित होना कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य तो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था है, उस ओर जाना है। परिवार को, व्यक्ति, परिवार, समाज को उस ओर जाना है ना। तो वो हमारी प्राथमिकता बनता है, तभी होता है। तो जैसे हमको न्याय समझ में आता है तब हमको संबंधों में न्याय की संभावना पैदा होती। जब परिवार में न्याय पूर्वक जी लेते हैं तब समाज में न्याय का संभावना पैदा होता है ना। तो संभावना पूर्वक ही हम लक्ष्य की ओर गतित होते हैं। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये बात काफी सारे लोगों को स्पष्ट होगी। इससे पहले भी इस तरीके के प्रश्न आए हैं। कह रहे हैं, ज्योति दीदी कह रही, बिना शरीर के जीवन एक दूसरे पर भी प्रभाव डालते हैं क्या? प्रभाव तो पड़ा ही रहता है प्रतिबिंबन विधि से, सब एक दूसरे का। इसी को तो हम लोग वातावरण कहते हैं। हम लोग ये कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं बिगड़ रहे हैं क्योंकि वातावरण खराब है। तो वातावरण का प्रभाव पड़ा ही रहता है। वातावरण जो है एक दूसरे का सम्मिलित प्रभाव भी होता है ना। एक दूसरे का जो प्रभाव इकट्ठा होकर जो सम्मिलित प्रभाव बनता है उसको वातावरण कह रहे हैं। वो मानवकृत भी होता है और वो नैसर्गिक वातावरण भी होता है। बढ़िया। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न बना यहाँ तक में तो पूछ लें। हाँ, नहीं, ये जो सभी प्रश्न जो है ना वो जो इंगित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि शरीर में नहीं रहते हुए जो जीवन है, चाहे जैसे बाबा जी का है या हमारे जो पेरेंट्स से जो चले गए हैं, वो कैसे उनका जीवन जीना कैसे होता है, या वहाँ उस स्थिति में जब तक वो वापस शरीर में नहीं आ जाते तब तक वो क्या होता है, कैसे वो आपस में परस्परता में प्रभाव रहता है उनका एक दूसरे पे, या क्या कर रहे होते हैं, इस तरह का मुझे लग रहा है। तो वो तब तक थोड़ा मजे में रहते हैं, चाहे वो जागृत हो चाहे भ्रमित हो। जैसे बाबा जी शरीर में थे तब भी मजे में थे, शरीर में नहीं है तब भी मजे में। और जो कि जो अभी वो भ्रमित, शरीर संबंधी जो चीजें हैं वो छूट गई हैं और ज्यादा मजा है। संकेत में हम बात कर रहा हूँ मैं। जी, अभी शरीर रहता है तो जो है नहाना है, खाना खाना है, ये करना है, कपड़े बदलना आदि आदि, वो सारी झंझट से मुक्त हो गए। वैसे ही मुक्त रहते हैं क्योंकि अनासक्त हो जाते हैं ना। जब हम अनासक्ति भाव से कोई काम करते हैं तो हम वैसे भी प्रभावित नहीं रहते। एक होता है आसक्ति के साथ बाजार में घूमना और एक है अनासक्ति है और बाजार से निकलना। हम बाजार से निकल रहे हैं तो हमको बाजार दिखता ही नहीं है, बाजार में कोई वस्तु नहीं दिखती। और जब आसक्ति रहती तो वस्तुएं ही देखते रहते और अपना मूल्यांकन करते रहते, यार ये हम खरीद नहीं पाएंगे, ये खरीद सकते हैं, ये ले सकते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, वस्तु खरीद नहीं पाते, पीड़ा बन जाती है, यार हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं, पीड़ा बन जाती है। जो जागृत जीवन रहता है उसको आसक्त नहीं रहता है, इसीलिए मजे में रहता है। यानी आनंद की निरंतरता के साथ रहते हैं, सुख की निरंतरता के साथ बने रहते हैं ना। और आवश्यकता अनुसार प्रेरित करते हैं। यदि किसी ने उनको याद किया और उसमें पात्रता है तो प्रेरणा जो है वो ग्रहण करने के योग्य हो गया है ना। तो प्रेरणा प्रदान करने का काम होता है। लेकिन ये सहज रूप से अस्तित्व में होता है ना। आप किसी को, जैसे आप अपने माता पिता को याद करते हैं तो माता पिता सामने ना भी हो तो भी माता पिता का प्रेरणा है। जैसे महापुरुषों को याद करते हैं, महापुरुष नहीं रहते हैं तब भी उनका प्रेरणा रहता है ना। उन्होंने जो अच्छा काम किया रहता है उसकी प्रेरणा समाज में बनी रहती है। तो वो जीवन में भी रहती है, मतलब किसी ने अच्छा काम किया उसकी जागृति उसके जीवन में रहती है। ठीक है, स्मरण पूर्वक हम उस जागृति से जुड़ जाते हैं। जैसे आपका मोबाइल जुड़ जाता है ना वाईफाई से,
आप किसी से भी जुड़ जाते हैं। तो ये अस्तित्व में होता ही है, मतलब अस्तित्व में ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसा जड़ प्रकृति में हम समझ पा रहे हैं, तो चैतन्य में तो और ज्यादा, चैतन्य जो है और ज्यादा विकसित है ना, एक प्रकार से प्रकृति का पूर्ण विकसित अंश है ना। जीवन जो है प्रकृति का पूर्ण विकसित है। हम लोग जो अभी मोबाइल कर रहे हैं वो तो पदार्थ अवस्था तक है ना, हमारा अध्ययन पदार्थावस्था से ज्यादा विकसित है ना, जड़ प्रकृति है, जड़ से विकसित चैतन्य है। तो चैतन्य में ज्यादा क्षमताएं रहती हैं, बिल्कुल। केवल भ्रम से मुक्त होने की जरूरत है। तो इसी में साथ में मैं एक प्रश्न ले लेती हूँ, मुझे लगता है कुछ लोगों का बन भी रहा होगा कि जो हमारा जैसे शरीर छूटने के बाद फिर दूसरा जो शरीर यात्रा है ना, जो हम कैसा शरीर चलाएंगे, उसमें क्या कोई चॉइस रहती है? किस आधार पर चयन करेंगे, क्या होता होगा? चॉइस जो है वो अस्तित्व सहज होती है ना। जैसे हमारा लक्ष्य रहता है, जैसे हमको जीवन विद्या समझना हमारा लक्ष्य है। हम किसी भी शहर में जाते हैं, वैसे लोग तलाश लेते हैं, है ना, मिल ही जाते हैं लोग, वैसे लोग मिल ही जाते हैं। सिंपल सा बात है। तो अस्तित्व में विधि ये है कि जहाँ हमारी उपयोगिता होती है उस जगह पे जन्म हो जाता है। तो मतलब जैसे अभी सहज विधि से होता है। हाँ, तो जैसे मान लीजिए अब तो हम जैसे शरीर नहीं है, उस स्थिति में अपना लक्ष्य तो हमको स्पष्ट रहेगा, उस आधार पर चूज कर लेंगे, ढूंढ लेंगे। यदि चूज करने की ताकत पैदा हो गई है ना, अभी तो हम निर्णय करने का ताकत आया नहीं, हम अभी निर्णय में ही नहीं ठहर पाते है ना। तो अभी निर्णय करने का ताकत आ गया तो हम कर पाएंगे, निर्णय करने का ताकत नहीं आया तो अस्तित्व सहज विधि से। अस्तित्व में दो ही विधियां हैं, एक है आसक्ति की ओर गति, दूसरा जागृति की ओर गति है, जिसको हम लोग विकास और ह्रास कह रहे हैं ना। तो यदि जागृति की ओर गति है तो जागृति के वातावरण में जाके जन्म लेते हैं। ह्रास की ओर गति है तो आसक्ति की ओर गति हो जाती जीवन की। तो आसक्ति जिसमें जिसका आसक्ति रहता है उस तरफ उसका गति रहता है ना। तो यदि मान लीजिए हम आसक्ति हैं तो हम वैसे वातावरण में जाके जन्म ले लेते हैं। इसमें निर्णय हुआ ही हुआ है, आसक्त व्यक्ति आसक्ति की ओर गति करेगा, ये उसमें निर्णय हो गया है ना। जागृत व्यक्ति जागृति की ओर गति करेगा, निर्णय हो गया। आसक्त व्यक्ति में निर्णय जो है वो किसी एक आसक्ति में नहीं हो पाता है, वो अनेक अनेक जगह भटकता रहता है ना। तो वैसे ही भटकते हुए वातावरण में जाके जन्म ले लेता है। कई बार यदि आप अपनी मनोवृत्ति का विश्लेषण करें तो आपको लगेगा कि आपका जहाँ जन्म हुआ है वही सबसे अनुकूल जगह थी, ऐसा लगेगा। ये तो है, ये बिल्कुल है, होता ही है, होता ही है। तो अगला प्रश्न जो है, अच्छा ये बताइए पापा, जैसे हम लोग बहुत बहुत सारे, कोई लोग बहुत दुखी स्थिति में मरते हैं, बाबा जी ने कहीं तो कहा ही होगा इस बारे में। तो जब शरीर छूट गया उसके बाद कोई टाइम गैप या ऐसा कुछ रहता है क्या? शरीर क्रिया तो समाप्त हो गई, उस अर्थ में तो समय समाप्त हो गया है ना, क्योंकि क्रिया ही नहीं है तो क्या अवधि की गणना करें। लेकिन ऐसे ही एक कल्पना बनती है कि अगले शरीर यात्रा के बीच में कोई समय रहता है कि नहीं रहता? इसको आप शरीर यात्रा के साथ समझिए, है ना। जी। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज से दुखी हो जाता है, तो कोई लोग जिंदगी भर दुखी रहते हैं, कोई 2-5 साल रहते हैं, कोई 10-20 मिनट रहते हैं, है ना। हाँ, कोई दुख से प्रभावित ही नहीं होते हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये जो हम उसको कितना स्वीकार करते हैं इस पे डिपेंड करता है। हमने मान लीजिए दुख को स्वीकार कर लिया तो हो सकता है कि कई जन्मों तक पड़ा रहे, हमारा हाँ, उसी पे फोकस हो गया है, दुख पे फोकस हो गया है। सही बात तो है। ये तो अभ्यास है हमारा।
हम अभी कई लोगों को देखते हैं जीवन में कि कई लोग हम्म, 10-10 20-20 साल से किसी बात से दुखी है, दुखी बने ही रहते हैं, छूटता ही नहीं दुख उनका, है ना। हाँ और कई लोग मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। हाँ। कई बुजुर्ग लोगों से भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा यार हमसे एक गलती हो गई थी, वो भूलती नहीं है, स्मृति से निकलती हम्म, नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने उसको पकड़ लिया है ना। हम्म, तो बाबा जी कहते थे जो व्यर्थता है, निरर्थकता है, उसका त्याग कर देना, उसको उसको पकड़ना नहीं। तो जैसे आपसे कोई गलती हुई है, उस हम्म, गलती को पकड़ के नहीं रखना, है ना। हम्म। यदि आप पकड़ के रख लेंगे, उसी को कहते हैं कि हम भूत प्रेत के चक्कर में आ गए, है ना। सही बात है, भूतकाल की पीड़ा। कई बार यह बहुत आसान भी नहीं होता है, इसमें हम्म, भी अभ्यास लगता है ना। कई बार हमसे नहीं भी होता है तो कोई दूसरा हमारी मदद करता है, तब होता है। हो जाता है, सही बात है। ठीक बात है, मुझे लगता है कि काफी सारे बीच के प्रश्न कई बार मैंने। ये भी होता है कि हम अच्छे वातावरण में चले जाते हैं तो दुख से दूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दुखी परिवार शिविर करने लगता है हम्म, और शिविर में कुछ प्रेरणाएं ग्रहण कर लेते हैं तो उसका दुख हम्म, वहां से दूर होने लगता है, हम्म, क्योंकि वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। पड़ता है। शिक्षा का प्रभाव, वातावरण का, व्यवस्था का, है ना। जो समूह है, मित्रों का प्रभाव, है ना, मैत्रीपूर्ण वातावरण का प्रभाव, ये सब काम करता है। इसलिए मित्रों का चयन करते समय बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यदि आपने गलत हम्म, मित्रों का साथ किया, पहले हम्म, भी कहा है कि गलत संगत जो है वो आपको कहाँ ले जाएगी कुछ पता नहीं। इसलिए हम्म, ये सतर्कता रखना पड़ती है कि हमको किससे मित्रता करना है, कितनी हम्म, दूर तक जाना है उसके साथ, है ना। सही बात है। भैया मित्रों का सिलेक्शन समझ के साथ करना चाहिए। एक तरफ ये बात आती है, फिर दूसरी तरफ ये बात आती है कि हर व्यक्ति के साथ, हर मानव के साथ हमारा संबंध है, तो फिर ये एक इसमें कनेक्शन नहीं बैठ पाता है। पहले आपकी योग्यता तो बने हर मानव के साथ संबंध निर्वाह करने की। अभी तो हम जिनके साथ संबंध निर्वाह कर रहे हैं उनके साथ भी निरंतरता नहीं रहती, है ना। जैसे हम पूरे संसार को मित्रवत मान लेते हैं तो हमको फिर उसके लिए अर्पित समर्पित होता है। फिर हम अपनी हम्म, सारी प्राथमिकताओं को छोड़ के सर्व कल्याण, सर्व हित, सर्व शुभ, इसके लिए विचार करते हैं ना। इसके लिए अपने तन मन धन का नियोजन करते हैं, जैसे बाबा जी ने किया है ना। बाबा जी ने अपनी प्राथमिकताएं सर्व रखी, इसलिए सर्व के कल्याण के लिए जो अनुसंधान था वो किया। उसके लिए वाङ्मय रचना की, इसमें कठोर परिश्रम भी किया है ना उसका निर्वाह करने के लिए। बिल्कुल। अत्यधिक कठोर परिश्रम किया है। मैं बाबा जी की डायरी देखता हूँ तो एक भी दिन गैप नहीं मिलता है जिस दिन उन्होंने कुछ लिखा नहीं है ना। 2-2 3-3 पेज तो वो दिन में हर दिन लिखते ही थे। कम से कम 7-8 घंटे, 6 घंटे लोगों से बात करते थे, है ना। और कुछ लोगों से व्यक्तिगत बात भी करते थे, जैसे उनके कुछ गंभीर प्रश्न होते थे तो उनको कहते थे तुम सुबह 4 बजे आना, हम्म, फिर उनसे उस समय बात करते। संबोधि। तो यदि हम हम्म, मित्रवत संबंध मानते हैं तो फिर हमको पूरा अपना तन मन धन, समय, शक्ति सब उसी के लिए नियोजित करना पड़ेगी, है ना। और वो नियोजित जो है ना वो रैंडम विधि से नहीं होती, सिस्टम से ही होती है ना। पहले अपने विचार में हमको इस बात को लाना है ना। अभी हमारा विचार कहीं ना कहीं सीमाओं में रहता है, परिवार सीमा में, समाज की सीमा में, देश भाषा क्षेत्र की सीमा में विचार रहता है। तो जब विचार इससे मुक्त होके व्यापकता को ग्रहण करता है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप मैत्री के साथ विचार क्रिया कर रहे हैं, सर्व की मैत्री, सबके साथ संबंध पहचान, फिर इसी अर्थ में व्यवहार है।
जो लोग इस काम के लिए निष्ठान्वित हैं, जो मानव परंपरा में सर्वहित के लिए, सर्व सुख के लिए कार्यरत है, उनके साथ निर्वाह करना, क्योंकि यदि आप उनके साथ निर्वाह करेंगे तभी वो परंपरा बनेगी, है ना। यदि आप अपना तन मन धन उनके साथ लगाएंगे जो आसक्ति में फंसे हुए हैं, तो आपका तन मन धन व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे पात्रता योग्यता बनती जाती है, वैसे वैसे हम संबंध निर्वाह में सफल होते जाते हैं। ठीक बात है। विलास भैया पूछ रहे हैं भूत प्रेत होते हैं क्या, और संबोधि भी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछ लीजिए साथ में। भूत प्रेत का मतलब जो आसक्त है ना, उसको भूत कह रहे हैं। जो प्यासा है, अतृप्त है, उसको प्रेत कह रहे हैं। तो जो भी आसक्ति की स्मृतियां हैं, 1 मिनट थोड़ा सा आप कुछ और बात कर लीजिए, तब तक मैं ये आवाज खत्म हो जाए। शालिनी जी, तो मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी सर ने बोला कि अपन लोग सब लोगों से इक्वली नहीं रिलेट कर पाते हैं। तो मतलब हम जब तक एक स्टेज पे नहीं आते समझ के, मतलब एक राइट अंडरस्टैंडिंग हम तक नहीं आती है, तब तक हम नहीं कर पाते, या फिर जब तक हमारे को खुद को ये रियलाइज नहीं होता कि हाँ सब हमारे लिए इक्वल है, तब नहीं कर पाते, तब कर पाते हैं। ठीक है, पापा ये क्वेश्चन लेंगे आके थोड़ी देर में, उनको ही पूछ लेते हैं। वैसे उन्होंने जो कहा ना, उन्होंने ऐसा कहा कि अभी तो हमारी योग्यता नहीं कि हम हर एक मानव के साथ अपने संबंध को पहचान पाएं और उनमें कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं, है ना। अभी हमारी योग्यता कहाँ है, खुद ही सोचो अभी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोली कि हमारा जो विचार है ना, वो सीमाओं में बंधा ही रहता है। फिर उन्होंने तीसरी बात बोली कि कोई व्यक्ति जो है वो आसक्त है, अगर कोई है ना, कहीं पर अटका हुआ व्यक्ति है बेसिकली, ना कहीं किसी दुख के कारण अटका है, फंसा है, और हमारी खुद की भी योग्यता नहीं, तो हमारे जो तन मन धन है इसका दुरुपयोग हो गया, वो भी कंज्यूम हो गया, मतलब वहां पे एक तरीके से, है ना। तो मतलब हमारी भी अभी कैपेसिटी नहीं है, जैसे मतलब अगर हम सही से सब कुछ जान लेंगे, मतलब सपोज हमने इस तरीके से अपने लाइफ को समझ लिया थ्रू दिस प्रोसेस, तो हम लोग शायद इस लेवल पे आ सकते हैं कि हम लोग ऐसा कर पाए कि सबको इक्वली देख पाए विदाउट बाउंड्रीज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। जब हम देख पाएंगे तो कुछ कर भी पाएंगे, अभी तो देख ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो करेंगे ठीक नहीं करेंगे, है ना। चलिए अभी सुन लेते हैं, और उत्तर तो है। हाँ, क्या प्रश्न था, एक बार फिर से संबोधि प्रश्न को पूछ लो बेटा एक बार फिर। गुड मॉर्निंग सर। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि सभी से अभी हम लोग की ऐसी स्टेज नहीं है कि हम सबसे इक्वली रख सके, मतलब सबको बराबरी से देख सके अपने आसपास में, सिर्फ मतलब बिना बाउंड्रीज के। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्या ये स्टेज अभी आ ही नहीं सकता, मतलब सिर्फ राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आएगा, या फिर ऐसे नॉर्मली भी हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो जाए कि नहीं हाँ सब मेरे लिए बराबर है? अपने आप नहीं होता है, अभ्यास पूर्वक ही होता है। व्यवहार का, विचार का, कार्य का अभ्यास करना होता है। जैसे मान लो कोई कहे कि मैं ड्राइविंग अपने आप सीख गया है, ऐसा नहीं होता है। उसको थोड़ा सा अभ्यास करना ही पड़ता है, कल्पनाशीलता को लगाना पड़ता है ना। ये हो सकता है कोई जल्दी सीख जाता है, कोई यदि वो कल्पनाशीलता ठीक दिशा में रहती है जल्दी सीख जाता है। चलाते चलाते कहीं और ध्यान रहता है, तो जैसे चलाते चलाते ये सोचता रहता है कहीं भिड़ ना जाए, तो भिड़ने पे ध्यान है ना, तो भिड़ ही जाता है। ऐसा रहता है। जैसे हम पढ़ते समय समझने के लिए पढ़ना, और एक होता है हमने एग्जाम के लिए हट कर लिया है कि हमको पढ़ना ही है। अच्छा। तो पता लगा हट पे ध्यान ज्यादा रहता है, तो लर्निंग कम होती है ना। जैसे आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, लर्निंग कम रहती है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, लर्निंग ज्यादा रहती है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, समझने के लिए पढ़ना और एग्जाम के लिए पढ़ना वाली बात हो गई।
या फिर हट से भी कभी 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 पढ़ते हैं ना, जैसे कोई बना लिया कि आज 200 पेज खत्म करके ही सोऊंगा, हाँ ऐसा भी होता है कि कोई नॉवेल ही भले आप पढ़ रहे हो। तो मेरे साथ ऐसा होता था, कभी कभी हम ऐसा मन बना लेते थे और उसमें कुछ कुछ चीजें स्किप हो जाती थी, भले एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं तो भी। मेरा एक क्वेश्चन और था, आप अभी लें तो कोई अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम बाद में ले सकते हैं। कि जैसे हम ट्रैवल करते हैं, तो क्या वो सिर्फ सेंसेशनल हैप्पीनेस है या फिर उसमें एक्चुअली कुछ एक्सप्लोरेशन होता है? ट्रेवल करने का प्रयोजन जो होता है वही उसका लर्निंग रहता है ना। अच्छा। जैसे मान लो आप केवल आंखों में अच्छा लगता है ना, पहाड़ का दृश्य, नदी का दृश्य, है ना, उसके लिए जाते हैं तो वही देखते हैं। यदि कोई ट्रेवलिंग करता है कि हम पहाड़ों का अध्ययन करेंगे जाके, है ना, तो वो अध्ययन करता है कौन सा राख है, कौन सा राख पैटर्न है, ये है। और आंखों वाला तो रहता ही है साथ में साइमल्टेनियसली। तो आपका लक्ष्य क्या है उसके आधार पे गति है ना। ट्रेवलिंग एक गति है ना। तो जैसे कुछ लोग इसलिए भी ट्रेवल करते हैं कि वहाँ का खाना अच्छा रहता है, इसलिए वो खाने के लिए जाते हैं। हाँ, नहीं जाते हैं क्या? फूड पर का। जैसे हर जगह की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है, और हमें अलग अलग तरह की एक्सपीरियंसेस करने होते हैं। तो ये सब सेंसेशनल बात है या फिर ये रियल, मतलब इसमें कोई मतलब की बात है? जैसे कुछ लोग महात्मा गांधी की समाधि पे जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में क्या देखा, तो राजघाट देखा, कुतुब मीनार देखी, है ना। हम्म। तो राजघाट में कोई अच्छा अच्छा गार्डन भी रहता है तो गार्डन भी देखा। तो हम कोई किसी से प्रभावित हैं, गांधी से प्रभावित है ना, तो इसलिए हम वहाँ जाते हैं। और कुतुब मीनार देखने जाते हैं तो हमने कुछ सुना है कुतुब मीनार के बारे में, इसलिए हम वहाँ चले जाते। ताजमहल देखने जाते हैं ना, हम्म। या कोई नदी, देहरादून, मसूरी जाते हैं, हम्म। उनको लगता है कि कितना अच्छे लगते हैं पहाड़, है ना, हवा भी शुद्ध रहती है और ठंडी ठंडी हवा बहती रहती है ना, ये सेंसरी है। हम्म। लेकिन आप देखिए कि सेंसेस का क्या रहता है। जैसे आपको रसगुल्ला खाने में अच्छा लगता है, आप दो तीन खाएंगे, चार खाएंगे तो फिर नहीं लगेगा, फिर आप उसको रिजेक्ट करने लगते हैं ना, हम्म। सेंस उसको रिजेक्ट करता है। तो वैसे ही जो लोग वहाँ रहते हैं उनको नहीं लगता है, उनको पहाड़ में कोई नयापन नहीं लगता है ना। हम्म। तो जो वहाँ रहते हैं, तो सेंसेस का जो वो है वो परिवर्तनशील है ना। जो उनका संसार है वो परिवर्तनशील है। हमको कोई भी चीज़ आँख से हमेशा अच्छी नहीं लगती है ना, बदलती रहती है। इसलिए कई लोग अपने घर में पर्दे बदलते रहते हैं, फर्नीचर बदलते हैं, कई बार फर्नीचर को इस दिशा से उस दिशा में ले जाते हैं, टेबल को इधर से उधर करते हैं ना, क्योंकि परिवर्तनशील प्रवृत्ति है ना। हम्म। और यदि परिवर्तनशील नहीं रहती, पर्पसफुल रहती है, तो परिवर्तन के साथ पर्पस भी जुड़ जाता है ना। हम्म। और यदि पर्पस स्थिर हो जाता है तो फिर परिवर्तन स्वीकार नहीं होता है, आवश्यकता नहीं लगती परिवर्तन की, है ना। जैसे हमको पर्पस स्पष्ट हो गया कि सोफे का पर्पस है बैठना, है ना, जो भी मेहमान आते हैं उनको बैठने के लिए। हमने उसको अच्छे से अध्ययन करके पा लिया कि मेहमान यहीं बैठना ठीक रहेगा, है ना। हाँ। हमने तय कर दिया, फिर वो सोफा 50 साल वहीं पड़ा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे बाबा जी के यहाँ जो सोफा लगा था, तो मैं 25 साल तक उसका दिशा नहीं बदली, उन्होंने वैसे ही था। बाबा जी का एक तखत होता था, उस तखत के एल आकार में सोफे लगे थे, है ना, क्योंकि जो भी लोग आते थे बाबा जी से बात करने के लिए आते थे। और वो सबसे बाहर का घर कमरा था, है ना, दहलान से जैसे ही अंदर जाते थे तो जो भी मेहमान आया वहीं पे उसका सत्कार किया, वहाँ बात करी,
तो प्रयोजन स्पष्ट है, तो वो सोफा नहीं बदल रहा है, बाबा जी का तखत नहीं बदल रहा है ना। यहाँ तक कि उस कमरे में जो बाबा जी की किताबें रखी रहती थी, वो किताबों का लोकेशन भी नहीं बदलता था। तो वो हाथ बात करते हुए भी हाथ उनका वहां जाता था, तो किताब या डायरी उनकी हाथ में आ जाती थी। क्योंकि आपने यदि वस्तु को स्थिर कर दिया है, तो मेमोरी के कारण से आप, जैसे हम अंधेरे में स्विच जला लेते हैं ना, हमारी उंगली उसी स्विच पे जाती है जिस स्विच की जरूरत होती है ना। तो स्मृति पूर्वक जो है हम तदाकार हो जाते हैं, है ना, उससे। लेकिन बदलते रहते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कल हमने यहाँ रखी थी, परसों उधर रख दी, फिर एक दिन बाद और उधर कहीं और रख दी, फिर हम ही भूल जाते हैं हमने कहाँ रखी थी। तो दूसरे आदमी को भी याद नहीं रहता है कि अल्लाह दादाजी ने कल तो यहाँ रखी थी, आज पता नहीं कहाँ रख दी है। तो डिसऑर्डर क्रिएट होता है यदि आप परिवर्तन के साथ रहते हैं ना। तो बाबा जी को एक बार जो है आंख में दवाई डाली मैंने, तो उठाने के बाद जहाँ से उठाई थी मैंने उसको थोड़ी दूर पे रख दी, 1 फुट दूरी पे रख दी। तो बाबा जी ने उंगली से हमको इशारा किया, बेटा वहाँ रखो, है ना। तो फिर हमने वापस उठा के वहीं रख दी, क्योंकि उनका अभ्यास है ना। यदि चश्मा नहीं भी लगा है तो उनका हाथ जाएगा तो दवाई उनको उड़ जाएगी, या कोई दूसरा आएगा तो उससे उंगली से इशारा करेंगे, वो आंख में डाल दो, है ना। तो प्रयोजन के साथ स्थिरता आती है, लक्ष्य के साथ स्थिरता आती है ना, प्राथमिकता के साथ स्थिरता आती है, समझ के साथ स्थिरता आती है ना। तो इससे क्या ये मतलब है कि अगर हमें पर्पस समझ आया, मतलब मुझे मतलब थोड़ा शायद ये थोड़ा स्टूपिड साउंड कर सकता है, बट मतलब हमें अगर समझ आ गया तो हमें इतना इधर उधर जानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्या इसका ये मतलब है? जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर जगह जो कुदरत की जो छवि है या उसका जो सौंदर्य है वो तो हर जगह रहता है। हाँ, हम देख नहीं पाते, इतनी सी बात है। रहता है, पर मतलब जैसे मुझे ऐसे लगता है कि जैसे गांव का आदमी शहर जाता है तो हाँ शहर में अच्छा लगता, शहर का आदमी गांव आता है तो गांव अच्छा लगता। हाँ। अभी हम देखते हैं दिल्ली के लोग गांव जाते रहते हैं, हम्म। कहते गांव जाते हैं तो गांव में अच्छा लगता है। गांव का आदमी शहर आता है तो उसको शहर में अच्छा लगता है, क्योंकि परिवर्तन के साथ जी रहे हैं, है ना। तो जब हम एक आयु के बाद हमको समझ में आने लगता है तो फिर हम नहीं जाते हैं। कोई कहते हैं कि हम तो 10 साल से दिल्ली नहीं गए, क्योंकि कोई काम ही नहीं है, ऐसा बोलते हैं, कोई आवश्यकता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्यों जाएंगे, है ना। जी। पर जैसे मैं 23 इयर्स की हूँ अभी, अब मैंने तो अभी देखना चालू करी है चीजें, तो मेरे को तो बहुत मन होता है कि मैं बीच भी देखूं, मैं माउंटेन भी देखूं, मैं स्नो भी देखूं। हाँ, जरूर तो देखिए। क्योंकि अभी मेरे पास पर्पस नहीं है, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है। हाँ, मतलब यदि माउंटेन भी देखना है तो पर्पस के साथ देखिए, तो माउंटेन देखना भी हो जाएगा, कुछ अध्ययन भी हो जाएगा। जैसे आप कहीं जाते हैं, हम्म। मान लीजिए आप आबू जाते हैं, है ना, हम्म। माउंट आबू जाते हैं, थोड़ा माउंट आबू के बारे में पढ़ भी लीजिए, कौन सा राख है, कब बना है, क्या है, इस हिस्ट्री क्या है, वहाँ क्या क्या चीजें हैं देखने की। तो लर्निंग प्लस आपका जो देखने का सुख है वो दोनों साथ साथ चलेगा, है ना। एजुकेशनल बना लो ट्रिप को भी। एजुकेशनल बना लीजिए, ठीक है, थैंक और आप संबंध निर्वाह भी कर सकते हैं। यू। वहाँ के लोगों से। अपने पेरेंट्स के साथ जाइए, माता जी के साथ, पिताजी के साथ, भाइयों के साथ, है ना, तो निर्वाह भी हो जाएगा। पर अब पेरेंट्स का तो पर्पस पता चल गया, पेरेंट्स को तो उनको तो नहीं जाना, उनको तो घर में ही पहाड़ दिखता है। हाँ, हो सकता है, कोशिश करके देखिए। अच्छा भैया, आप मैं ये यहाँ नहीं पे एक करें कि आपको नहीं जाना है, हम केवल अंतर बता रहे हैं कि एक अभ्यास होता है। जी। क्या अभ्यास होता है? जैसे हम सेंसेस के आधार पर मूव करते हैं ना, एक अभ्यास है। हाँ।
इसी ये अभ्यास के कारण हम घर में भी वैसे ही रहते हैं। हमारा जीवन का लक्ष्य भी यही हो जाता है, हमारे घर में माउंटेन का फोटो हो, है ना, हमारा घर खूबसूरत हो, हमारे पर्दे में हरे भरे पत्ते फूल हों, है ना, हम्म, तो उस पे फोकस हो जाता है। और फिर साथ साथ परिवर्तन भी रहता है, क्योंकि आप कोई भी एक जंगल को देखते हैं तो आपको लगता है अब दूसरा जंगल देखा जाए, फिर तीसरा देखा जाए, है ना। हम्म, वैसे ही आप पर्दे बदलते रहते हैं, है ना, आप हम्म, वस्तुएं बदलते रहते हैं, है ना, अपना ड्राइंग रूम, अपना डाइनिंग रूम, अपना बेडरूम चेंज करते रहते हैं, है ना, क्योंकि करेक्ट। वो उस प्रवृत्ति के साथ जी रहे हैं। तो जैसे जैसे समझ स्थिर होती है, वस्तुएं स्थिर हो जाती हैं, फिर लगता है कि पर्पस के साथ वस्तु, है ना, पर्पस के साथ वस्तु ज्यादा सुख देती है, परिवर्तन के साथ वस्तु जो है उतना सुख नहीं देती है, वो क्षणिक सुख होता है। दूसरी बात है कि आपका धन भी ज्यादा लगता है, समय भी ज्यादा लगता है, शक्ति भी ज्यादा लगती है, आपको हर बार खरीद के लाना है, हर बार चयन करना है, हर बार जो है उसको लगाना है, बदलना है, ऐसा रहता है। हम्म, समझ जैसे जैसे स्थिर होती है, लक्ष्य स्थिर होता है, प्रयोजन स्थिर होता है, तो जो जीना होता है वो ऑर्डरलीनेस हो जाता है, व्यवस्था में जीना हो जाता है, अव्यवस्थित जीना नहीं होता। अभी हम ऑर्डरली लोग मतलब, अव्यवस्थित जीते हैं, हैं? ऑर्डरली मतलब जैसे एनिमल ऑर्डर, फिजिकल ऑर्डर, जो ऑर्डर्स है वो ऑर्डर की बात कर रहे हो? नहीं, घर का एक ऑर्डर होता है ना, हर वस्तु, जैसे आप किचन में देखते होंगे आपकी माँ खाना बनाती है ना, हम्म, तो हर चीज हर जगह निश्चित रहती है, नमक जिसमें हम्म, रखा उसी में रहता है, शक्कर पत्ती का रखने का जगह होता है वहीं रहता है। हम्म, जैसे उनको चाय बनाना है, तो जी, किसी ने कहा चाय बना दीजिए, तो उनको पता है कि हाथ वहीं जाता है, चाय की पत्ती पे या उस पे शक्कर के डब्बे पे, या इलायची काली मिर्च जहाँ रखते हैं ना, जहाँ अदरक रखते हैं, जहाँ दूध रखते हैं, यदि वो निश्चित जगह रहती है तो इजीली चाय बन जाती है ना। हम्म, यदि वो जगह बदलती रहती है, मान लीजिए कि माता जी ने कहीं रखी, आप चाय बनाने गई तो आपने उसको उठा के प्लेटफॉर्म पे रख दिया, है ना, हम्म, तो अभी उनका पहले तो ध्यान प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएगा, पहले तो जहाँ रखा रहता वहां जाएगा, है ना, उनको मिलेगा हाँ, नहीं, फिर वो पूरे किचन पे दृष्टि दौड़ाएंगे, फिर उनको आपका प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, है ना, चाय का डब्बा है, इसका डब्बा। हाँ, तो यदि चाय का डब्बा और उसका प्लेटफॉर्म में रखते हैं हम्म, तो पहले प्लेटफॉर्म पे ही जाएगा। तो करेक्ट, इसको ऑर्डरली करेक्ट, कह रहे हैं ना, ऐसा समझा, हर चीज जगह पे रहती है। जैसे किचन में कम से कम 70-80 चीजें रहती है ना, यदि आप उनकी जगह तय नहीं करेंगे तो आपका बहुत समय जो है खोजने में जाएगा, फिर इरिटेशन होगा, है ना, नहीं मिलेगी तो इरिटेशन होगा। हम्म, तो इरिटेशन से बचने के लिए ऑर्डरली जीना होता है ना, परिवार में, ये परिवार में जीना है ना। फिर परिवार में जैसे हम कोई उत्पादन का कार्य करते हैं तो उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, हम्म, जैसे कौन सा काम कब करना है ना। जी, जैसे मान लीजिए हमको सफाई करना है तो सुबह करना है या रात में करना है या दिन में करना है, तो पोछा लगाना तो कब करना है ना। हमको जैसे अपने घर के पंखे साफ करना है तो हमको तय करना होता है कि हम हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार करेंगे, है ना? क्योंकि राइट, तो ये इसको कहते हैं प्लान बना के जीना, योजनाबद्ध तरीके से जीना। तो योजनाबद्ध तरीके से जीते हैं तो हमारा समय भी बचता है, शक्ति भी बचती है ना, हम इरिटेट भी नहीं होते हैं और काम भी सहजता से स्मूथली चलता है ना। तो ये जो इसी व्यवस्था को और गहराई में ले जाना पड़ता है, तो इसको कहते हैं धर्म के साथ जीना, है ना। धर्म पूर्वक जीना का मतलब व्यवस्था पूर्वक जीना। अव्यवस्था में जीने में सब कहीं भी कपड़े पड़े रहते हैं, कहीं भी, है ना, सामान पड़ा रहता है, लोग हम्म, परेशान होते रहते हैं ना। एक हम्म, व्यक्ति मान लो जिम्मेदार है तो वो जमाता ही रहता है, और बाकी जिम्मेदार नहीं है तो वो फैलाते ही रहते हैं, है ना। जी, तो जो जमाता रहता है उसमें कई बार इरिटेशन आ जाता है, मैं कितना करूंगी, है ना, हाँ, लोग सीख ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसलिए सबको मिलजुल के सीखना होता है, मिलजुल के काम करना होता है, मिलजुल के योजना बना के काम करने होते हैं ना। और राइट, घर में हर चीज को व्यवस्थित रखना होता है, जो चीज जहाँ की है वहीं रखने से
घर मैनेज रहता है ना, नहीं तो डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है ना। अब ये जो हम धर्म पूर्वक यानी ऑर्डरली जी रहे हैं, क्या ये ऑर्डरली जीना हमारा समग्र व्यवस्था से जुड़ता है ना। अब वो एक सेकेंड पक्ष आ गया, जैसे हम कुछ खाना पीना खाते हैं, क्या हमारा खाना पीना या कपड़े पहनना जो समाज में व्यवस्था है या जो प्रकृति में व्यवस्था है उसके साथ अन्याय तो नहीं है। जैसे कोई कहते हैं कि हम अपने पैसे से खरीद के खाते हैं, आपको क्या तकलीफ होती है, हम कितना भी वेस्ट करें, है ना। परंतु जो वेस्टेज है वो समाज के लिए ठीक नहीं है ना। हाँ। क्योंकि कई लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है और हम जो है भोजन को बर्बाद कर रहे हैं, जी। है ना। तो यदि हम ऐसा सोचते हैं तो हमारा और ज़्यादा व्यवस्था के साथ जीना, प्रयोजन के साथ, लक्ष्य के साथ जीना, तो एक तृप्ति मिलती है। एक होता है कि हमारे पास नहीं है इसलिए हम नहीं खा पा रहे हैं, एक है कि हम खा सकते हैं लेकिन हम नहीं खा रहे हैं क्योंकि हम संवेदनशील हैं। हम अपने पैसे का सदुपयोग करके उसको दूसरों का दुख दूर करने में हम लगाना चाहते हैं। तो हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। खाने के लिए नहीं है कि आप खा तो सकते हैं लेकिन वेस्ट मत करिए। क्या होता है कि हम लोग देखते हैं लोग बाजार से खाना मंगाते हैं, आधा खाना वेस्ट जाता है, आधा ही खाना खाते हैं और उसके साथ इतना पैकिंग मटेरियल आता है, कागज वागज, थैला वैला, ये वो सब, वो कचरा भी क्रिएट करता है, समस्या भी पैदा करता है ना। तो यहाँ से फिर पर्यावरण का विचार, सामाजिकता का विचार, है ना, दूसरों के साथ संबंध निर्वाह का विचार, मानवता का विचार के जैसे अभी मानव जाति जिस तरीके से संसाधनों का उपयोग बढ़ाती जा रही है उसके कारण से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। जैसे हम हर कमरे में एसी लगा दो, हर कमरे में टीवी रख दो, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल हो, हर के कमरे में, है ना, वो एयर क्लीनर हो। आजकल दिल्ली में सबको एयर क्लीनर रखना पड़ता है घर में, इतना प्रदूषण है ना। तो ऐसे जो संसाधनों को हम बढ़ाते जाते हैं फिर वो एनवायरनमेंट के ऊपर लोड बढ़ता है और दूसरा जिनके को नहीं उपलब्ध होता है उनको पीड़ा बन जाती है। ये धनी लोग कुछ भी करते हैं, है ना। वो उनमें अपराध का प्रवृत्ति बनता है या विरोध की प्रवृत्ति बनती है ना। तो इसलिए सामाजिक व्यवस्था को, राष्ट्र व्यवस्था को, धर्म व्यवस्था को, यानी मानव जाति के साथ व्यवस्था, प्राकृतिक व्यवस्थाओं को ध्यान करते हुए अपने जीने को निश्चित करना है ना। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए परिवार व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ये पर्पसफुल लाइफ है ना। पर्पसफुल लाइफ का सुख ज्यादा होता है। जैसे बाबा जी का जो लाइफ था वो पर्पसफुल था, है ना। तो उनमें तृप्ति भी ज्यादा थी और कोई पूछता था कि आप ऐसा क्यों हैं, वो बता पाते थे तो दूसरा भी तृप्त होता था, है ना। जैसे सुनीता ने लिखा है कि सुविधा संग्रह भी अपराध है, ऐसा लिखा है। तो सुविधाओं को जोड़ते जाते हैं, हमको ये पता नहीं है कि हम प्रकृति के साथ अपराध कर रहे हैं ना। तो अपराध मुक्त, शोषण मुक्त विधि से पर्पसफुल लाइफ, प्रयोजन के साथ, है ना, ऑर्डरली जीना, इसकी शिक्षा है इसमें मध्यस्थ दर्शन में, है ना। पहले हम लोग इसको उपेक्षा करते थे, जो परंपरा थी वो कहती थी इस पे ध्यान मत दो, है ना, ये सब बंधन है, माया है। यहाँ कह रहे हैं कि ये माया नहीं है, इसके साथ जीना है लेकिन पर्पसफुली जीना है ना। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत बहुत ही बढ़िया भैया। मतलब आप किचन में चाय की पत्ती से लेके अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को पिरोया आपने और उसको तृप्ति से जोड़ा है। बहुत ही गजब भैया, बहुत ही गजब, शानदार है। भाई, बहुत ही मैं तो थोड़ा सा कम ही सोच पाया हूँ, आप लोग हमसे अच्छा सोच सकते हैं। नहीं ऐसा तो हमारा नहीं क्या है। है, थोड़ा कम अभ्यास था, है ना। सुनीता यहाँ पर है, उनको पता है कि मेरा थोड़ा सा घर को व्यवस्थित रखने का अभ्यास कम ही है ना। क्योंकि हम थोड़ा सा विरक्ति मार्ग में रहे बचपन के शुरू के समय में, धीरे धीरे हमने सीखा है ना। कम से कम अभी हम विचार करने में थोड़ा सा योग्य हो पाए हैं ना। अभी भी काम करने में उतने योग्य नहीं हुए,
आप लोग तो हमसे ज्यादा जिम्मेदार लोग हैं ना, ठीक है। तो मुझे ये लगता आपका है कि ये मैंने कुछ थोड़ा सा जोड़ जोड़ दिया है ना उसको, ये लेकिन आपका आप ये लोग आपका और अच्छा ये आप जी सकते हैं भाई, बहुत अच्छा जी सकते हैं, ये जी आपका रहे बड़ा होंगे, मुझे लगता है जी भी रहे होंगे। ये आपका बड़प्पन है। आप इस बात को इससे से रखते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत प्रेरणा बनती है जिससे से आप कंटेंट को पिरोते हैं स्टेप बाय स्टेप। मतलब कहाँ से शुरू किया आपने और उसको कहाँ तक पहुंचाया, मतलब गजब की बात है इसके अंदर। मतलब पूरा एक तरह से पूरा सार आ गया। और बस इसमें एक बात मेरे को ऐड करनी है, या एक क्वेश्चन भी हो सकता है कि जैसे अभी बात आई थी कि बीच देखना है, माउंटेन देखना है। मैंने भी ये देखा है कि बीच, इतने सुंदर सुंदर बीच अवेलेबल, लेकिन गोवा बीच ही देखना है। और जो जहाँ की इतनी सुंदरता भी नहीं है, इतनी भीड़ भाड़ भी है, और संवेदनाओं का भयंकर खेल है। लेकिन ऐसे एक दो बीच में जानता हूँ, जैसे माधवपुर है गुजरात के अंदर, जूनागढ़ से वो उस तरफ जाते हैं सोमनाथ, तो बीच में कहीं एक आता पोरबंदर के आसपास, वहाँ मेरा से जाना हुआ। तो मैंने देखा कि सुंदर बीच हैं, शांत हैं, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई गंदगी नहीं, पर वहाँ जाना पसंद ही नहीं करते हैं, जबकि बोल रहे हैं कि बीच देखना है। बीच की बात आती तो गोवा ही याद आता है। तो ये थोड़ा या सा उसको भी अब बिगाड़ना चालू कर दिया है सबने उसको भी 1600 किलोमीटर ऑफ कोस्टल है हमारा, जो कोस्टल वे है पूरा बिगाड़ना अभी चालू कर दिया है हमने, क्योंकि हाँ उसको दीदी, भी वो अभी, तो दीदी है वो ना। तो तो आप भ्रमित ऐसा मत भ्रमित अवस्था। सोचिए कि वहां भी मानव जाएगा वहां भी बिगाड़ेगा, जब नहीं तक वो दीदी, व्यवस्था को नहीं समझेगा, हाँ हाँ, है नहीं दीदी, नहीं। भ्रमित नहीं, वो मेरा नहीं था। भ्रमित जी अवस्था में जी, तो आप हम बिगा बता रहे वही सही है, लेकिन मेरा भी ये नहीं समीक्षा ही है और हम नहीं भी उसी में है, हम भी हाँ कर नहीं, ही रहे हैं, बिल्कुल डे बाय भागीदारी डे है। भ्रमित अवस्था में हम डे बाय डे बिगाड़ने का कार्यक्रम बन ही रहा है। लेकिन मतलब जो कम आता है ना, जो बात आई थी कि माउंटेन्स का है, तो रियली माउंटेन्स देखना है, रियली बीच देखना, या रियली उसकी सुंदर, उसके सौंदर्य को या उसको जानने की इच्छा है, या हम संवेदनाओं के खेल के लिए जा रहे हैं। तो ये भी एक थोड़ी सी बात आई थी दिमाग में, क्योंकि अगर बीच है तो किसी किसी भी किनारे पर कहीं भी बैठे हैं, अरे तो भाई वहां पे भी आप जो कह रहे हो ना, आप भी समझते हो, संवेदना ही देखने जाना है, कह देते हैं गोवा जाना है, बीच देखने जाना है ना। संवेदना देखने जाना है, संवेदना जहाँ दिखती है वहां जाना है, वो उसी बीच में जाना है ना। ये तो बहुत सामान्य सी बात है, समझ में आ रही है ना। आप जब कह रहे हैं तब भी आप समझे हुए हैं। और एक बढ़िया बात आपने बोली थी कि जो प्राकृतिक सौंदर्य जो देखने का है, वो तो आसपास भी बिखरा पड़ा है। जहाँ देखो वहीं हम्म, प्रकृति है, और जहाँ प्रकृति है वहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है ही। हम्म। बीच जैसे में सुनीता कोई दीदी ने एक पोस्ट शेयर किया था भैया, सॉरी, कि हमें मतलब शिक्षा में चौकोर, फिर त्रिकोण, ये सब सिखाया जाता है, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वो नहीं सिखाया जाता है। मतलब ये पूरा जो सौंदर्य देखने जाना, संवेदना के कारण ये सब करना, ये सब हम करते हैं क्योंकि अभ्यासरत हम भी, माँ बाप हो या शिक्षा व्यवस्था हो, सभी में ये सब चीज भरी पड़ी हुई। जब जागृति की और प्रोग्राम बनेगा तब दृष्टिकोण बदलेगा, तो ये संवेदनाओं का, ये पूरी व्यवस्था का पार्ट यही होगा। मतलब जो हम लोग अभी सोच रहे हैं, भैया भी बता रहे हैं कि मुझे तो डे बाय डे, जैसे अभी दिवाली काम हुआ तो उसमें इतना सारा लोग बाहर कूड़ा फेंकते हैं, लाते ही क्यों है वो भी समझ नहीं आता है, और हम हमारे घर में ही अनुमोदन भी करना पड़ता है। हमारे घरों में हम लोग करते हैं क्योंकि एक व्यक्ति समझ रहा है, दूसरा नहीं समझ रहा है, उसका दबाव भी बहुत बना हुआ है। तो एक एक लेवल पे जो समझ रहा है उसके ऊपर दबाव बनेगा। वो समझा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पूर्वाभ्यास स्ट्रांग है, सभी के स्ट्रांग है। एक कम्युनिकेशन प्योरली डेवलप नहीं हुआ था अब तक, अभी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो शायद वो लंबा समय लगेगा। लेकिन जैसे ही लगेगा, कल ही एक जने आए थे एनजीओ से, तो उनसे बात हुई, तो वो भी थोड़े एजेड थे, तो दर्शन के लिए थोड़ा मैंने उनको बात रखा सुबह सुबह। कोई साइंटिस्ट है और एनजीओ चला रहे, सबको बहुत सारा माल सामान बेच बांटते रहते हैं और पूरा दिन शिक्षा में लगाते रहते हैं। काफी मानव सेवा संस्थान या भारतीय विचार मंच करके कोई संस्था है, उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो वो भी
इतने मतलब ज्ञान तो उनके पास, अपने ज्ञान का भी उनको बहुत गुरूर भी था, लेकिन मैंने थोड़ा बोला कि आप बहुत उपकार का कार्य कर ही रहे हैं, आप थोड़ा इससे जुड़ जाइए, और सबको आप शिक्षा में काम कर रहे हैं, अभी इतने आगे बढ़े हुए, आपका स्वीकृति भी इतना है, तो आप थोड़ा जुड़े। तो उनका विरोध ही था, नहीं मुझे, मैं जो कर रहा हूँ उसी में आगे बढ़ना है। तो लोगों का दृष्टिकोण नहीं होता है उस लेवल पे सोचने का, जब तक दर्शन का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होता है। तो ये चीज बहुत समझने लायक है, और उसको कैसे हर एक माँ बाप समझ के आगे बढ़े, मतलब वो पीड़ा मुझे तो बहुत करता है कि कैसे इसको अच्छे से रखा जाए, किस तरह से कि लोग उसको स्वीकृत करें, है ना। भैया तो इसी इसी दृष्टिकोण इसी डेवलप संदर्भ करने का। इसी संदर्भ में एक प्रश्न और था कि जो नहीं देखा हुआ है उसके प्रति जो आकर्षण है उसको हम आप कैसे समझाएंगे? जैसे पर्टिकुलर एक जगह देख ली है लेकिन वो नहीं देखी है, और जिसको हम एक्सप्लोरेशन भी बोलते हैं, तो वो जो नहीं देखा हुआ है, जो अज्ञात है, उसके प्रति जो आकर्षण है, उसको जो जानने के लिए इच्छा है, वो हम कैसे समझें उसको? पहले तो निमिषा बहन ने जो बात करी, तो बाबा जी का अभ्यास मुझे स्मरण है। तो बाबा जी के पास कोई जाके कहता था मैं ये करता हूँ, है ना, तो बाबा जी उसको पूरा समझते थे, फिर कहते थे बेटा ऐसा करके देखो, है ना। तो वो ओके। दृष्टिकोण को उसमें डाल देते थे, है ना। हम्म। वो कभी ये नहीं कहते थे मध्यस्थ दर्शन पढ़ो, है ना, मेरे पास आओ, ऐसा नहीं था, है ना। ओके, तो बस जो अच्छा बात जो बताए। जो जी। जो कर रहा है उसी में दृष्टिकोण को ऐड कर देना, है ना, उसमें सहअस्तित्ववादी दृष्टिकोण को ऐड कर दीजिए। तो उनसे कहिए कि जो आप हम्म। कर रहे हैं ये और अच्छा हो सकता है क्या, या हम लोग वो- सोचते हैं कैसे और अच्छा हो सकता है, ऐसा। हाँ, वही मैंने बताया उनको कि सबसे ज्यादा चीज जो देने वाली है वो ज्ञान ही है। तो आदमी को समझदार बना दे, उसको चार हाथ पैर है, तो अपने आप ही वो कार्य करने लगे, उस लेवल का उसको समझा दे, तो शायद ये सब चीजें बांटने की जरूरत नहीं रहेगी। तो कन्विंस एक लेवल पे थोड़ा सा, लेकिन वो काफी एजेड है, तो नहीं हुए उनको, वो सुनना ही, हो पूरा जाता आगे बात ही सुनना नहीं चाहते, और मेरा उम्र उनसे कम ही है, तो मैं उतना उनको समझा भी नहीं पाए, शायद हमारा भी है। योग्यता इतना कम ही है। अभी अपन है को ना? सुनना चाहिए, ज्यादा उम्र वाला पहले उससे कुछ दिन सुने, है ना। जी 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 जी। जितना सुनेंगे उतना मैत्री हो जाएगी, मैत्री होगी तो फिर ओके। वो सुनेगा ही, सही है, सही है। है ना। सुनीता एक व्यक्ति को पढ़ाने जाती थी, उनका जो एज था वो 97 से ऊपर हो गया था। वो शायद 103 साल या 102 साल तक रहे। तो शुरू में उनका भी यही था कि ये बच्चे हमको क्या सिखाएंगे, है ना। धीरे धीरे हम लोग जाते रहे, ये जाती रही। तो वो प्रतीक्षा करने लगते थे कि कब आएंगे, है ना। तो प्रश्न भी रखते थे तैयार, वो आरजी दबे साहब थे कि आएंगे तो हम ये पूछेंगे, ऐसा। फिर उन्होंने बाबा की किताबें भी पढ़ना शुरू कर दिया धीरे धीरे। तो मैत्री एक बड़ा मुद्दा है ना, मैत्री के साथ। दूसरा जो हम्म। है ये अज्ञात को ज्ञात करने वाला जो मामला है, जो, है ना, गोपाल भाई पूछ रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा अध्ययन हो जाता है ना, जैसे मान लो हम जीव संसार है, जीव संसार अनंत है ना, अनंत जीव संसार है। अनंत में से हम थोड़े से जीव को ही जानते हैं। हम कितने जीवों को जानते होंगे, आप अपनी मेमोरी में भी जोड़ डालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 40 50 से ज़्यादा का नाम नहीं ले पाएंगे, है ना। उनमें से कुछ के नाम जानते होंगे और कुछ के नाम भी नहीं जानते होंगे, है ना। जैसे रेप्टाइल्स में कई रेप्टाइल होते हैं, तो एक आध छिपकली या कोई बड़ी छिपकली ऐसा कुछ नाम आप रख लिया होगा, है ना, क्योंकि पर्पस नहीं रहता है। तो आवश्यकता अनुसार जो है मानव अध्ययन करता है। लेकिन जब हमको पता लग जाता है कि सभी जीवों में रूप गुण स्वभाव धर्म इतना ही है, सबका प्रयोजन इतना ही है, सबका दिशा यही है ना, सब व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, ऐसा जब एक दृष्टि संपन्नता आ जाती है, तो फिर जो नए नए जीवों को जानने का कौतूहल खत्म हो जाता है ना। फिर जब आवश्यकता पड़ती, जैसे कोई रिसर्च करना है, तब फिर जानने का होता है। ऐसे ही पेड़ों के बारे में होता है।
जिन पेड़ों से आपका रोजमर्रे का संबंध रहता है उनके नाम जानते हैं, बाकी के नाम भूल जाते हैं, आवश्यकता भी नहीं लगती। हम कितना नाम याद रखें, लेकिन यदि कोई वैद्य होता है तो वो ज्यादा को जानता है, वनस्पति विज्ञानी होता है ज्यादा को जानता है ना। यदि मान लीजिए कि पेड़ उत्पादन से जुड़ जाता है, जैसे मान लो ट्राइबल लोग होते हैं, वो पेड़ों से ही कुछ कुछ चीजें निकाल के बाजार में बेचते हैं ना, तो उनको पेड़ों का ज्ञान ज्यादा रहता है, क्योंकि उनका उससे संबंध हो गया, उनका अर्थोपार्जन उसी से हो रहा है। वैद्य का इसलिए हो गया कि उसको औषधि गुणों को देखना है ना। वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक का इसलिए हो गया क्योंकि उसको वनस्पति विज्ञान पढ़ाना है ना। तो प्रयोजन के साथ जानने का होता है, और जानने का तृप्ति बिंदु अध्ययन पूर्वक हो जाता है ना। जैसे मान लो एक मानव को समझ लिया तो सभी मानव को हम समझ सकते हैं ना। जैसे मानव लक्ष्य समझ लिया तो हमको पता ही रहता है कि सभी मानव इसी लक्ष्य के लिए है। आसक्ति समझ ली तो सभी इसी आसक्तियों में फंसे हुए। अब एक आदमी की आसक्ति को समझ के उसको अध्ययन करने का आवश्यकता नहीं रहता ना, टाइम रहता है, आप कितना समय लगेंगे, है ना। फिर भी एक बार बाबा जी किसी को बोल रहे थे, उसने कहा कुछ खाने की बात आई थी, तो कह रहे बेटा खा लो, खा के देख लो, है ना, नहीं तो इसी से पीड़ित रहोगे, ये नहीं खा पाए वो नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कर लो, और क्या, होश के साथ कर लीजिए। जो भी लगता है कि हम ये नहीं कर पाए, करके देख लो, है ना। जैसे मान लो कोई कहता है कि हमको तवा जो है ना वो छू के देखना, गरम तवा, भाई पहले तो समझाएंगे कि भैया नहीं जल जाओगे, फिर भी कोई जिद करता है, ले छू ले भैया, ले छू के देख ले, है ना, तब तो मानेगा कि गरम है तवा। हाँ, फिर दूसरे को भी बताएगा कि गरम है। या ऐसे ही रहता है। ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी मैंने बात बहुत सी समझ में आया मैंने बताने का कोशिश किया। हाँ हाँ, स्पष्ट हुआ भैया। बढ़िया। है ना हम सर? कई बार और थोड़ी क्लियरिटी के लिए पूछ लेते हैं, थोड़ा सा समझ में पहले आ रहा होता है, लेकिन एक हाँ बार आपसे और पूछ के थोड़ी स्पष्टता और गहरा जाती है, इसलिए हम पूछ लेते हैं। हाँ हाँ। एक आखिरी प्रश्न मुझे लगता है ले लेते हैं, जल्दी ही शायद उत्तरित हो जाएगा ये। आखिरी प्रश्न बसंत भैया ने पूछा था कि बिना शरीर के जीवन में जीवन क्रिया की क्या स्थिति होती है? क्या जीवन गूंगा, अंधा, बहरा हो जाता है? मतलब वो कुछ भी रिसीव नहीं कर पाता, कोई इंफॉर्मेशन रिसीव कर पाता है कि नहीं कर पाता? पहली बात तो है कि जीवन ही सुनना चाहता है, जीवन ही देखना चाहता है ना। जी। तो जीवन, तो इसीलिए बाबा जी ने लिखा है इंद्रिय क्रियाकलाप जीवन का ही क्रियाकलाप है ना। जीवन अपनी क्रिया को पूरा करने के लिए उसमें इंद्रियों का सहयोग होता है ना। इंद्रियों के, जैसे मान लो हम लोग टेलीस्कोप का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारी आंख एक सीमा के बाद नहीं देख सकती है ना। तो टेलीस्कोप से यदि हमको उसको देखना है तो टेलीस्कोप से आसान हो जाता है। जैसे मान लो किसी की आंख खराब होती है तो चश्मे से देखता है, चश्मे से देखता है तो सहज हो जाती है। तो एक तो ये समझ लें कि देखने का क्रिया जीवन में होता है ना, सुनने का क्रिया भी जीवन में होता है। उसी के दबाव बस शरीर में अंग अवयव विकसित होते हैं। तो शरीर में यदि मान लीजिए कि इंद्रियों से सुनने वाला कोई नहीं है तो अंग विकसित होने का पर्पस क्या है? जैसे यदि आंख आंख तो खुद देखती नहीं है, तो आंख को देखने वाला कोई है। जैसे मान लीजिए किसी की आंख खराब हो गई तब चश्मा बना, है ना। यदि आंख ही खराब नहीं होती चश्मे की जरूरत ही नहीं थी। तो वैसे ही जो जड़ संसार में जो इंद्रियों का या अंगों का विकास हुआ है उसके उपयोग करने वाले के लिए हुआ है ना। आंख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, है ना, आदि आदि, है ना। जीभ से स्वाद लेने वाला, जीभ तो स्वाद नहीं लेती है, स्वाद तो जीवन लेता है ना।
तो इसलिए जीवन के बारे में ये कहना वो अंधा गूंगा बहरा है, ये ठीक समझ नहीं है ना। जीवन ही समझना चाहता है, जीवन ही देखना चाहता है, जीवन ही सुनना चाहता है ना, जीवन ही स्वाद लेना चाहता है, यानी विश्लेषण करना चाहता है प्रकृति का। उसी को अपन दर्शन क्रिया कह रहे हैं ना, दर्शन क्रिया। ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। अब है कि शरीर नहीं रहता है तब कर सकता है, तो शरीर नहीं रहता है तब भी कर सकता है, देख सकता है, सुन भी सकता है। जो हमारे जो स्पर्श का स्मृति रहता है ना, स्वाद का स्मृति रहता है, लेकिन वो सुन सकता है, देख सकता है। जी विलास भैया। बट इसमें मुझे ये समझ में आया कि शायद रेंज कम हो जाती है, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं इसमें, या रेंज बढ़ जाती है? दोनों चीजें हो सकती है, देखने से, सुनने समझने की। मतलब सहज हो जाता है, जैसे चश्मा लगाने से सहज हो जाता है, तो वैसे ही इंद्रियों के उपयोग से प्रकृति का जो विश्लेषण है वो सहज हो जाता है। मतलब जीवन के लिए सहज नहीं है, और ये सहअस्तित्व का प्रमाण भी है, क्योंकि दो चीजें होती हैं। एक होता है दर्शन और दूसरा होता है अनुभूति, है ना। दर्शन और अनुभूति, ऐसा बोलते हैं। दर्शन क्रिया किसी दृश्य का ही होता है, क्रिया का ही होता है ना, क्रिया रचना का ही होता है। तो रचना भौतिक रासायनिक होती है ना, भौतिक रासायनिक क्रिया भी भौतिक रासायनिक होती है, जीवन क्रिया भी होती है ना। तो इसलिए भौतिक रासायनिक संसार को समझना, है ना, वो भौतिक रासायनिक संसार के द्वारा ही होता है ना, ऐसा है। क्योंकि जीवन स्वयं में भौतिक रासायनिक नहीं है ना, इसीलिए भौतिक रासायनिक जो संसार है वो सहअस्तित्व विधि से सहायक हो जाता है जीवन के लिए। क्योंकि जीवन देखना चाहता है तो रासायनिक क्रिया पूर्वक आंख जो है वो अंग के रूप में विकसित हो जाती है। तो प्रकृति भी कह रही है कि जीवन से, है ना, प्रतीकात्मक भाषा में बोलेंगे कि जीवन से कह रही है कि आओ और समझ लो, है ना, हम तुम्हारे स्वागत में खड़े हैं, आ जाइए, हमारी आंख का उपयोग करके संसार को देख लीजिए, है ना, ऐसा। यदि कोई अपन कहानी लिखें तो ऐसी कहानी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कथा लिखें कोई, अलंकारिक भाषा में बोला। लेकिन भैया देखना और सुनना तो कैसे हो पाएगा? अगर शरीर नहीं है तो देखना और सुनना तो जीवन में कैसे हो पाएगा? जैसे अभी होता है, आप जब मुझे याद करते हैं तो मुझे देख पाते हैं। बस ऐसा होता होगा भैया कि एक्सप्रेशन में नहीं आ पाते हैं, मतलब देख सुन सब रहे हैं, बट क्योंकि शरीर नहीं है तो एक्सप्रेशन में नहीं आ पाएंगे हम। एक्सप्रेशन सहित स्मृति रहती है ना। जैसे आप मान लीजिए चित्रकार हैं, तो आप मेरी चित्र बनाएंगे तो एक्सप्रेशन विहीन बनाएंगे या एक्सप्रेशन के साथ बनाएंगे? और मेरा चित्र मेरे एक्सप्रेशन के साथ बनाएंगे कि आप अपने एक्सप्रेशन के साथ? जैसे हम गांधी का मूर्ति बनाते, बुद्ध का बनाते हैं ना, और शंकराचार्य जी का मूर्ति बनाते या महावीर का मूर्ति बनाते, तो जिन एक्सप्रेशन का उनमें हमने कल्पना किया है ना, उन्हीं एक्सप्रेशन को उस मूर्ति से व्यक्त करने का प्रयास है। चित्रों में भी यही करते हैं। तो जो मेमोरीज रहती हैं वो एक्सप्रेशन सहित ही रहती हैं, अभिव्यक्ति सहित होती है। जो भी हमसे अभिव्यक्त होता है, भाव, भंगिमा, मुद्रा, भाषा, अंगहार, उसके साथ ही हमारे अंदर उसका स्मृति रहता है।
शरीर सहित ही स्मृति रहता है, इसलिए मरने के भैया बाद ये कई बोलना, लोग, बोलिए बोलिए। जी ये पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे भैया का जो क्वेश्चन था ना कि अगर शरीर नहीं है तो फिर जीवन गूंगा बहरा हो जाएगा, तो उस रेफरेंस में मैं ये पूछना चाह रही थी कि जीवन देख सुन तो सब रहा है, पर हम जैसे दूसरे के साथ में प्रस्तुत होते हैं वो काम नहीं हो पाएगा, ऐसा पूछना चाह रही थी। हाँ, वो कैसे होगा? शरीर के साथ होगा वो, जो हाँ, शरीर वो के साथ होगा वो शरीर के साथ होगा, शरीर के अच्छा, बिना ऐसा होगा ही। वो शरीर के। जी भैया जी। फाइनली अपन इससे ये समझे कि शरीर जो है वो सहयोगी है जागृति में, शरीर के पर बिना तो शरीर जागृति है ही नहीं। सही नहीं। अगर जीवन में शरीर के बिना जागृति हो जाती तो शरीर विकसित होता ही नहीं प्रकृति में। प्रकृति में जो शरीर का विकास हुआ तो किसके लिए हुआ? जैसे आंख बनी तो किसके लिए आंख बनी? देखने वाला कोई है ना। क्या कल्पना बनता है कि देखने वाला नहीं है इसलिए आंख बनी होगी, या देखने वाला है इसलिए आंख बनी? आपकी बिल्कुल। कल्पना में क्या? देखने वाला है इसलिए आंख बनी हुई है। हाँ, जैसे मान लीजिए कि चश्मे का उपयोग करने वाला है इसलिए चश्मा बना, नहीं तो चश्मा क्यों बनाता कोई आदमी? माइक्रोस्कोप भी हमने इसीलिए बनाया क्योंकि देखने वाला कोई है, नहीं तो माइक्रोस्कोप ही क्यों बनाता है यदि कोई देखने वाला नहीं है ना। तो देखने वाला समझने वाला जीवन है ना। ठीक है। तो मुझे लगता है बसंत भैया आपके सभी प्रश्न उत्तरित हो गए। दीदी थोड़ा सा मेरे को अभी स्पष्टता तो नहीं बनी। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो जो शरीर के साथ जीवन है वही सुन पाता है, बाकी जीवन तो अवेलेबल है। वो सुन पा रहे हैं क्या जो भी मैं बोल रहा हूँ? मैंने ये कहा सुन सकते हैं, यदि उनका पर्पस है तो वो सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, तात्विक तात्विक रूप से देख लें, है ना। जी, तो तात्विक रूप से कान सुनता है या जीवन सुनता है? तो जीवन उत्तर आएगा सुनता है। जीवन सुनता है। हाँ, तो जीवन ध्वनि को सुनता है या ध्वनि के अर्थ को डिकोड करता है? ध्वनि के अर्थ को डिकोड करता है। ठीक है ना। तो डिकोडिंग उसके अंदर पड़ी हुई है। अब आप नहीं, वो शरीर में हो, अब आप शरीर में हो, आपके डिकोडिंग के लिए अंदर डिकोड हो रहा है। नहीं, डिकोडिंग के लिए तो ब्रेन की जरूरत पड़ती है ना। उस तरह का ब्रेन होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी शब्द आप बोलते हो उसका डिकोडिंग ऑलरेडी आपके पास हो गया है ना। स्मृति में रखा हुआ है। भैया डिकोडिंग जीवन में है या डिकोडिंग ब्रेन में? तो भाई डिकोडिंग के बाद मेमोरी जीवन में है ना, स्मृति जीवन में है ना। जी जितने भी प्रकार के ध्वनि थे शब्द के रूप में, उन सब ध्वनियों के अर्थ हमारे अंदर डिकोड हो गए, वो हमारी मेमोरी में है। जी नहीं आया समझ में आप? जी जी जैसे आपने आग को छुआ है ना तो गर्मी लगी। अब ये जो स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से ब्रेन में गया और उसका सूचना स्मृति में आ गया, तो अब आपको पता है कि आग में गर्मी होती है ना, ऐसा पता हो गया। और वो जो आप तक जो पहुंचा था उसका स्मृति आपके अंदर बना है। तो आप बाकी जो अग्नि है सबको छू छू के थोड़ी पता करते हैं ना, पता ही रहता है कि अग्नि है, गर्म है, ऐसा है। ठीक है। अब जो जी इसने शरीर छोड़ दिया है उसके अंदर मेमोरी है ही, ये सारी मेमोरी जीवन में बनी रहती है। ठीक है, इसीलिए वो समझ सकता है यानी सुन सकता है, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब यानी जो जीवन में जो आपके अंदर प्रतिबिंबित हुआ सुनने के रूप में जो प्रतिबिंबित हुआ है ना, जीवन में पहुंचा, उसका डिकोड उनके अंदर मेमोरी में पड़ा है, इसलिए सुन सकते हैं।
जैसे अभी कई लोग आपने देखे ना, वो बता देते हैं आप क्या सोच रहे हो, तो बता देते हैं आप ये सोच रहे हो, माइंड रीडिंग मेथड से, या कुछ जी लोग ध्यान की विधियों से जो है बता देते हैं आप ये सोच रहे हो, अभी ये करने का सोच रहे हो, है ना। तो आप जो सोच रहे हो उसका चित्रण उनके चित्त में बन जाता है ना। कोई कम्युनिकेशन चैनल थोड़ी है, कोई वाईफाई के थ्रू थोड़ी हो रहा है, वो चित्रण विधि से ही हो रहा है ना। ठीक है, तो चित्रण विधि से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। और अपनी कल्पनाशीलता लगाइए, हाँ, थोड़ा लगाना पड़ेगा और। ठीक है। लगाइए लगाइए, ये मजेदार है। इसमें अपनी कल्पना को दौड़ाना जो है ना, ये इसमें मजा आता है। सही बात है। बिल्कुल सही। बस आज ये हाँ दीदी, हाँ ये अध्ययन क्रम में ना कि ये भी एक जिज्ञासा मन में बनी हुई है कि इसीलिए ये सारे प्रश्न निकले कि बगैर शरीर के बाद भी क्या स्थिति जीवन की रहती है ना। तो उसी अर्थ में ये कुछ टॉपिक निकले, इसके बारे में चर्चा हुई, और ऐसा कुछ लगता है कि इस पे कुछ और भी कल्पना लगाने वाली बात ठीक ही है भैया की। तो लगी आगे रही है भैया। बसंत भैया, अपने 30 एक लोग करीब ज्वाइन होते हैं रेगुलरली, उससे ज्यादा है ना। 30 लोग एवरेज बने रहते हैं, 30 लोग। और ये जन संवाद ग्रुप है, यहाँ पर हम बातचीत विधि से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जो भी प्रश्न आपके मन में बनते हैं, किसी के भी मन में बनते हैं, तो हम उन प्रश्नों को लेते जा रहे हैं। और ये अपने आप ही एक स्वयं स्फूर्त चल रहा है, अभी तो चलने दीजिए। हमने जो सत्र शुरू किए थे वो थे मानवीय प्रवृत्तियों में परिमार्जन, है ना। और फिर उसके बाद ये निकल पड़ा कि अपने आप ये प्रश्न उत्तर का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मुझे ये लगता है कि हर व्यक्ति जिस प्रश्न के साथ खड़ा होता है ना, वो उसी जगह कहीं अटका होता है। उसके उस जगह क्लैरिटी के साथ वो फिर आगे बढ़ जाता है। बाबा जी कहते थे, मम्मी कह रही, बाबा जी कहते थे कि जीना समझ में आएगा तो मरना भी समझ में आ जाएगा। तो ये भी बड़ा एक सुख वाला सूत्र निकल आया है ना। जीना समझ लिया जाए, मरना तो छोटा सा काम है मरना। हाँ, आग बंद करने जैसा। हाँ, हाँ, तो संबोधि कुछ। हाँ ये ये दीदी पर्सन भी ऐसे ही बने ना कि हाँ। जैसे हम लोग अब शरीर के साथ है ना बैठ के जीने का समझने का कार्यक्रम कर रहे हैं ना। हम्म। तो शरीर के बगैर क्या रहता है, ये ऐसे निकला मेरे अंदर ना। असल में भैया इसमें एक इस संवाद को किसी दिन गहराएंगे, है ना। वैसे आपस में ही गहरा लेंगे, है ना। पापा की उसमें कोई नहीं भी होंगे जिन सत्रों में, उसमें भी गहरा लेंगे कि ऐसी कल्पनाएं बनती क्यों, जैसे मृत्यु से भय क्यों आया। एक बार हमने सोचा इस बात पे बैठ के कि मृत्यु से ना भय आता है, इसलिए मृत्यु के बाद का संसार के लिए बड़ी ये डर लगता है, या पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मुझे मतलब मैं अपने में जब जाती थी तो मुझे लगता था, पता चला कि वो ना अंदर बड़ी वो हमारी मम्मी ऐसे बोलती थी, जाओ नमक मत गिराओ, नहीं तो भगवान जी ना उधर ऊपर जाओगे जब मरने के बाद, तो आंख के पलकों से नमक उठवाया जाएगा, ठीक, गलम गरम कढ़ाई में तला जाएगा। ऐसी ऐसी जो कल्पनाएं दे दी जाती थी ना, उससे मृत्यु का एक भय बैठ जाता है। उसको आप अपने में भी थोड़ा सा, और धीरे धीरे एक समय के बाद हमें लगा कि यार जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आंख पलके कैसे उठाएंगे हम, ये सब खोपड़ी तब लगाने लग गए कि, तो फिर हमें लगा यार क्या है, रोज सो जाते हैं, वैसे एक दिन मर जाएंगे, है ना। फिर शरीर आया था तब तो प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो ये नहीं पूछते कि शरीर कैसे आता है या जन्म लेना कितना कठिन होगा। फिर ऐसे ऐसे ना थोड़ा अपने भी सोचिए कि हमारे भीतर से इतने सारे प्रश्न, इसमें कहाँ कहाँ आदर्शवाद या काल्पनिक मिथक बहुत सारे बनाए गए हैं। ये एक दिन हम इस जनसंवाद को किया जाएगा कि इतना मृत्यु से भय कहाँ से आ गया है पूरे समाज में व्याप्त। एक तो खुदा से डरो, वो कहानी अलग चलती है। पापा ये हम लोग ये, कहना ये चाहते दीदी क्या है कि जैसे जन्म वस्तुतः और हाँ, जी, वस्तुतः मृत्यु का भय नहीं रहता है, कष्ट का, दुख का भय। कष्ट का भय रहता है। हाँ, वही वही कि ये सब, एक तो पहले हमने मरेंगे तो हम। बहुत सारे बुजुर्ग बुजुर्ग लोगों को देखा है, हाँ। उनको मृत्यु का भय नहीं रहता है। हम्म। और कई तो पापा इंतजार करते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से हाँ पूछा ना, तो वो कहते हैं कि अब बस इंतजार कर रहे हैं मृत्यु हाँ, कब आए। तो जो कष्ट होता है, जैसे आंख हम्म। से नमक उठाना पड़ेगा, ये बड़ा कष्टप्रद काम है, तो वो भय लगता है ना। वो हम्म। पीड़ा का भय, दुख का भय, है ना, एकदम। उसका भय रहता है। मृत्यु का कोई भय रहता ही नहीं।
मानव को मृत्यु स्वीकार ही नहीं होती है। जैसे कोई हम्म, उपन्यास लिखता है ना, या ऐतिहासिक उपन्यास लिखता है, वो ऐसे लिखता है जैसे वो 1000 साल से इसी शरीर में बना हुआ है ना। उसी ने युद्ध करे, उसी ने लड़ाई लड़ी, उसी ने परास्त किया, जीता भी वही, हारा भी वही, ऐसे वो उस वर्णन करता है। उसके साथ वो निरंतरता में बना रहता है ना, उस कथानक के साथ, है ना, बना रहता है। सही बात है। तो मरना तो स्वीकृति में नहीं है, मतलब मरना कोई भयभीत करने वाली घटना है, वो स्वीकारेंगे। हाँ, पारस भैया कह रहे हैं कि पारस पत्नी जी हैं, कह रहे हैं दीदी मृत्यु से भय का एक कारण जिस दुनिया से हम बंद कर जी रहे हैं उसके छूट जाने का भी है। क्यों ना पापा अगले आने वाले जो सत्र होगा उसमें हम लोग एक बार मृत्यु से संबंधित प्रश्न कर लें, ये ठीक रहेगा? ये दीदी बन रहे हैं ना पर्सन, ये इसीलिए बन रहा है कि ये जो भाग है ना रहस्य में है ना, जन्म और मृत्यु के बीच का जो भाग जीने का, ये तो समझ में आ रहा है चर्चाओं में देखने में ना। लेकिन ये जो मृत्यु के बाद का और फिर जो साइकिल जन्म का, ये सारा का सारा भाग है ना रहस्य में हमारे लिए तो है ना। तो उसको ही तो आप समझने अगर के लिए कहें तो कर लीजिए हाँ चर्चा, ये मृत्यु से संबंधित प्रश्न लिख के दे दीजिए, है ना। कल्पना आपकी दौड़ाइएगा सारे लोग फिर जो प्रश्न बने ले लिए जाएंगे। ठीक है पापा। और कुछ आपकी सूचनाएं वो भी रखिए, केवल प्रश्न मत रखिए। हाँ, तो यस। बाद ये में जो है ना, यस। आपके पास कोई सूचना है तो वो भी हाँ, बताइए, हमने ऐसा सुना था, ऐसा डन। पढ़ा था। हाँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कल तो हमारा एक अलग सत्र है, कल पापा जी का सत्र नहीं है, तो अगला सत्र पापा मंगलवार को कर ले। मंगलवार को भाई दूज है, या फिर बुधवार से शुरू करें वापस? अ, मंगलवार को 14 तारीख को कर हाँ, सकते हैं, 14 को, क्योंकि फिर हम हाँ। 15 को 14 को सागर से 15 को दिल्ली आना है। नहीं, आप आराम से देखिए, नहीं तो फिर कोई ऐसा नहीं है, सभी लोग भाई दूज वाले दिन 15 को वैसे शायद लेते हम हैं। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 15 को ठीक सुबह है, सुबह तो पहुंचेंगे। 16 से है ना, और 15 वाला सत्र मैं कर लूंगी, है ना। उसमें हम कोई जनसंवाद ले सकते हैं, है तो ना। ठीक है, ठीक है। 13-14 को कर सकते हैं बस। 13-14 तो मुझे लगता है थोड़ा नहीं संभावना है, वो परिवार का दिन और व्यस्तता हाँ, रहेगी सुबह में। 14 को कर लेंगे। दिवाली ठीक से मनाई जाए। ठीक है, तो हम लोग ये जो सत्र हैं इनको बुधवार को शुरू करेंगे, मंगल को भी छुट्टी रखेंगे, बुधवार को सत्र शुरू करेंगे। और ये जो जैसे कहा ना, सूचना भी रखी जाए सबको, क्या क्या चीजें पता है, एक ग्रुप डिस्कशन जैसा इस सत्र को रखने वाले हैं बुधवार को। और सूचना दोनों हो सकती हैं, जो आपने इधर उधर पढ़ा है, जो बाबा जी ने कहा है जी, वो भी सूचना हो वो भी। सकती है, और जो आपने कहीं और पढ़ा है, हम्म, सुना है किसी से, हम्म। वो भी सूचना हो सकती है। बढ़िया, बढ़िया। तो एक साथ में विश्लेषण किया जाए, सब प्रकार की सूचनाएं डाली जाए और देखा जाए कितनी तर्क सम्मत है, कितनी तर्क सम्मत नहीं है ना। तो एक अपना जन संवाद का मुझे लगता है एक पहला एक ये होने वाला है दिवाली के बाद। तो तैयारी से आइएगा सारे लोग, है ना। जैसे एक ग्रुप डिस्कशन में नहीं, आप लोग कॉलेज वगैरह में बैठते होंगे, इस तरीके का एक ग्रुप डिस्कशन का आह्वान है आप सभी से। ठीक है ना। कल सभी जी सभी मोस्ट को जो है उत्सव, दीपोत्सव का जो है ना, शुभकामनाएं। शुभकामनाएं हैं, बढ़िया से मनाइए जी, परिवार में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सभी को शुभकामनाएं। और कल मैं मिलवाऊंगी आपको मेरी बहन से, मोस्ट प्रोबेबली, है ना। मैं चाहती थी एक मुलाकात हो, हम लोग विशेष सत्र ले रहे थे लोगों की मुलाकात के भी, वो भी शुक्रवार को हम कंटिन्यू करेंगे एज इट इज, ये जैसे चल रहा था। हाँ, हाँ, है ना। इसको भी चलाते रखेंगे हम जनसंवाद को, और साथ में किसी नए व्यक्ति से मिलना भी रखेंगे ही, है ना। तो कल संभवतः उनसे मुलाकात कराएंगे, उस ग्रुप में मैं सूचना भी डाल दूंगी। उसके बाद फिर कल के बाद फिर छुट्टी है, बुधवार को मुलाकात होगी। ठीक। सभी को दीपोत्सव की शुभकामनाएं। मिलते हैं ना कल सुबह 7:30 बजे। नमस्ते। हरि नमस्ते हर। सभी को, हरिहर दीदी। हरि हर।